बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा लेक्चर नंबर 12 है ऑन पेज एसईओ। अभी तक देखें हमने जो मेन चीज देखी है वो निच रिसर्च को स्टडी किया, कीवर्ड रिसर्च को स्टडी किया और साथ में जितने भी बेसिक टूल्स वगैरह थे एसईओ के वो सारे हमने स्टडी किए। जैसे कि मॉस प्रो को हमने इन डिटेल देखा, उबर सजेस्ट को देखा, कीवर्ड एवरीवेयर को देखा। इन टूल्स को प्रॉपर कैसे यूज करना है अपनी वेबसाइट रैंकिंग के लिए, इनसे हमने कैसे फायदा लेना है, ये सारी चीजें हमने देख ली। बेसिकली अभी तक हमने एसईओ का जितना भी प्री रेक्विजिट था वो सारे का सारा कंप्लीट कर लिया कि भाई हमें अपनी वेबसाइट रैंक करने के लिए किस किस तरह से क्या क्या चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, वो सारी चीज़ें अभी तक सेट कर लें। अब हमने आना है एसईओ की तरफ। ठीक है, ये चीज़ें हमने लास्ट टाइम भी देख ली थी कि एसईओ को हमने बेसिकली 3 हिस्सों में डिवाइड किया था। यू रिमेम्बर जब हमने कहा था कि हम एक ऑन पेज एसईओ होती है, एक ऑन साइट एसईओ, एक ऑफ पेज एसईओ। ठीक है, बेसिकली हमने इन 3 हिस्सों में एसईओ को डिवाइड किया था और बड़ी डिटेल में मैंने आप लोगों को बताया था कि ऑन पेज एसईओ क्या चीज़ है, ऑन साइट एसईओ क्या है, ऑफ पेज एसईओ क्या है। मैं जल्दी से थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ आप लोगों के लिए। मैंने एक एग्जांपल दी थी आप लोगों को एक रेस्टोरेंट की कि अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जाना चाहें, आपको पता चले कि जी इस रेस्टोरेंट की बेसिकली चिकन बिरयानी बहुत फेमस है। अगर आपको ये पता चल गया कि जी इस रेस्टोरेंट का कोई भी एक डिश बहुत ज़्यादा फेमस है, चाहे वो चिकन बिरयानी है, तो अब उस चिकन बिरयानी के लिए उस रेस्टोरेंट वाले ने जो भी काम किया उस चिकन बिरयानी को टेस्टी बनाने के लिए, तो वो सारी की सारी क्या है, ऑन पेज एसईओ है। बेसिकली उसने उस चिकन बिरयानी में कैसे मसाले डाले, चिकन को कैसे उसने प्रोसेस किया, राइस को कैसे प्रोसेस किया, उसकी जो भी उसने मेहनत की उस बिरयानी को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए, टेस्टी से टेस्टी बनाने के लिए, वो बेसिकली क्या हो जाएगी, ऑन पेज एसईओ। लेकिन जल्दी से एक मुझे क्वेश्चन का आंसर दें, क्या वेबसाइट रैंक करने के लिए ऑन पेज एसईओ काफ़ी है? क्या अगर आप उस होटल में खाना खाने जाना चाहते हैं तो वहाँ का की जो डिश है वो टेस्टी होना काफ़ी है? क्या अगर किसी रेस्टोरेंट की एक डिश बहुत टेस्टी है, बहुत अच्छी है, तो आप विदाउट लुकिंग एनी अदर थिंग आप क्या उस होटल में खाना खाने चले जाएंगे? नहीं, आप हरगिज नहीं जाएंगे। आप उस होटल की डिश के साथ साथ क्या चीज़ों का और ख्याल रखोगे? आप देखोगे यार वहाँ पे सिटिंग कैपेसिटी अच्छी है, वहाँ पे कोई स्मेल तो नहीं आती, उनके बर्तन धुले होते हैं, उनके जो स्टाफ है वो पढ़ा लिखा है, कोई ऐसा तो नहीं है कि वो बदतमीज लोग हों। ठीक है, आप अपने गेस्ट को लेकर जाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि एक अच्छा इंप्रेशन जाए उसके ऊपर, ना कि एक बुरा इम्पैक्ट जाए, इंप्रेशन जाए। तो मेरी बात समझ लग रही है ना? सेम इसी तरह जब गूगल एक वेबसाइट को रैंक करता है तो वो सिर्फ ऑन पेज एसईओ नहीं देखता, वो ऑन पेज एसईओ भी देखता है, वो ऑन साइट एसईओ भी देखता है, वो ऑफ पेज एसईओ भी देखता है, वो उसकी सोशल पॉपुलैरिटी को भी मैयर करता है। इन सारी चीज़ों को मैयर करने के बाद वो आपकी वेबसाइट को रैंकिंग असाइन करता है। क्लियर हो गई? लेकिन अगर हमने अपनी वेबसाइट रैंक करनी है, अगर मैंने अपने होटल को, रेस्टोरेंट को अच्छे तरीके से चलाना है, तो सबसे पहले मुझे फूड पर काम करना पड़ेगा। फूड टेस्टी होनी चाहिए मेरा। अगर मेरे हाथ में टेस्ट ही नहीं है, मेरा खाना टेस्टी ही नहीं है, तो मैं जितना मर्जी एनवायरनमेंट अच्छा कर लूँ, जितनी मर्जी सिटिंग कैपेसिटी अच्छी कर लूँ, जितना मर्जी अच्छे से अच्छा स्टाफ ले आऊँ, तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। यू गेटिंग माई पॉइंट? सेम इसी तरह अगर वेबसाइट को रैंक करना है तो सबसे पहले मुझे ऑन पेज एसईओ करनी है। ऑन पेज एसईओ क्या होती है? ऐसी एसईओ, ऐसी टेक्निक, ऐसे प्रोसेस जो एक पेज लेवल पर इंप्लीमेंट होते हैं। एक वेबसाइट में काफी सारे पेजेस होते हैं ना। चलें जी हम अपनी ही वेबसाइट ओपन करके देखते हैं। ये देखें, ये मैंने एक वेबसाइट ओपन कर ली। अब इसमें क्या एक ही पेज है? नहीं, ये तो होम पेज है।
देखें ये अबाउट अस का पेज है, ये सर्विसेज के पेज हैं कितने सारे, ठीक है। फिर ये देखें ये ट्रेनिंग के पेजेस हैं, फिर ये देखें ये अवर वर्क्स के पेजेस हैं, ये जॉब अपॉर्चुनिटी के पेजेस हैं, ये अर्निंग गाइड्स के हैं। ये देखें ये कितने सारे पेजेस ओपन हो गए। ये देखें ये अबाउट अस का एक पूरा पेज लिखा हुआ है जी, अबाउट डिजी एप्स, ठीक है। तो ये एक पेज, अलग से एक पेज है। अब ये एक वेबसाइट डेवलपमेंट के सर्विसेज मैं प्रोवाइड करता हूँ, उसका मैंने अलग से एक पेज बनाया, उसमें इमेज डाली, उसका कंटेंट डाला प्रॉपरली, ठीक है, जो भी मैंने मुझे रिक्वायर्ड था, उसका मेन एरिया ऑफ एक्सपर्टीज डाला, बाकी किसकी जो भी डिटेल मुझे प्रोवाइड करनी थी वो मैंने डिटेल डाली, क्वेश्चन आंसर डाले सर्विसेज से रिलेटेड, ईच एंड एवरीथिंग। और जब मोबाइल वाले बात आई तो मोबाइल का कंटेंट अलग डाला, मोबाइल को अलग तरीके से ऑप्टिमाइज किया, हर चीज को एक प्रॉपर तरीके से ऑप्टिमाइज किया मैंने, ठीक है। अब ये सारा सिनेरियो क्या है, ये ऑन पेज एसईओ है। अब जितने भी पेजेस होंगे मेरी वेबसाइट के, हर पेज की मुझे अलग अलग एसईओ करनी पड़ेगी। अब अगर मैंने किसी एक पेज को रैंक करने के लिए, ऑप्टिमाइज करने के लिए, बेहतर बनाने के लिए मैंने जो भी प्रोसेस किए, जो भी काम किया, वो सारी की सारी क्या कहलाएगी, ऑन पेज एसईओ। अगर मैंने इस पेज को अच्छा बनाने के लिए, इस पेज को ऑप्टिमाइज करने के लिए मैंने कंटेंट पे काम किया, इमेजेस पे किया, ये देखें ये मेटा टाइटल है, ये जब मैं कर्सर ऊपर लेके जाता हूँ तो कुछ वर्ड्स लिखे आ जाते हैं ना नीचे टाइटल के तौर पे, वेब डेवलपमेंट सर्विसेज 100% रिस्पॉन्सिव एसईओ फ्रेंडली वेबसाइट डेवलपमेंट। अब ये मेटा टाइटल है, ये जो चीजें आ रही है ना, ये वाली चीज देखो, ये इसका है यूआरएल, ठीक है, ये यूआरएल है। अब मुझे कैसे यूआरएल बनाना है, कैसे मेटा टाइटल बनाना है, कैसे मेटा डिस्क्रिप्शन बनानी है, कैसे कंटेंट को बेहतर से बेहतर बनाना है ताकि गूगल इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करे। अगर गूगल इसे लाइक करेगा, पसंद करेगा, तो मेरी वेबसाइट ऑटोमेटिकली रैंक होना शुरू हो जाएगी। यू गेटिंग माय पॉइंट? बेसिकली ये सारी की सारी टेक्निक जो है एक पेज को रैंकिंग करने के लिए, वो क्या कहलाती है, वो ऑन पेज एसईओ है। और आज हमने यही पढ़ना है कि ये ऑन पेज एसईओ क्या होती है। बाकी जो ऑन साइट एसईओ होती है ना, ये साइट लेवल पर होती है कि पूरी वेबसाइट के ऊपर एक चीज अप्लाई करना, जैसे कि कलर्स है, स्पीड है, मेटा वो साइट मैप है, रोबोट फाइल है, मोबाइल फ्रेंडली है, रिस्पॉन्सिवनेस है, सिक्योरिटी की चीजें हैं, देयर आर मेनी अदर थिंग्स। ये सारी के सारी साइट लेवल पर हैं। जैसे कि रेस्टोरेंट में मैंने बताया कि साइट लेवल पर क्या चीजें होती है रेस्टोरेंट में, भाई सीटिंग कैसी है, बर्तन कैसे हैं, स्टाफ कैसा है। अब देखें ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि अगर रेस्टोरेंट में 10 बंदे हों तो 5 को धुले बर्तन दें, 5 को गंदे दें। अगर उनके पास बर्तन क्रॉकरी अच्छी नहीं है तो सबको ऐसी ही जाएगी, अगर अच्छी है तो सबको वो अच्छी देंगे। और ऐसा भी नहीं हो सकता कि 10 में से 5 बंदों के साथ स्टाफ बदतमीजी से बात करता हूँ, 5 लोगों के साथ अच्छे से बात करता हूँ। भाई अगर वो अच्छे लोग हैं तो सबसे अच्छे तरीके से करेंगे, अगर बदतमीज है तो सबसे बदतमीजी से बात करेंगे। यू गेटिंग माई पॉइंट? सिंपल। अब अगर मेरी वेबसाइट की स्पीड अच्छी है तो वो ओवरऑल पूरी वेबसाइट की अच्छी होगी, थीम कलर अच्छा है तो पूरी वेबसाइट का अच्छा होगा, रिस्पॉन्सिव है तो तकरीबन पूरी वेबसाइट ही होगी, रिपोर्ट फाइल है तो वो पूरी वेबसाइट की होगी, साइट मैप है तो पूरी वेबसाइट का होगा। ये जो साइट लेवल का काम होता है ना, ये ऑन साइट कहलाता है। लेकिन आज जो हमने करना है ना, आज हमने सारे का सारा काम करना है ऑन पेज एसईओ पर, ठीक है। क्लियर होगी यहाँ तक? इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके। अब इम्पोर्टेंट चीज ये है कि व्हाट कम्स अंडर द ऑन पेज एसईओ। ऑन पेज एसईओ में कुछ भी नहीं आता, बहुत सिंपल सी चीज है, बहुत इजीली आप कर सकते हैं। सबसे इसमें जो पहली चीज है दैट इज यूआरएल। जो पेज का यूआरएल बनाना है ना, नाम रखना है आपने, वो कैसे ऑप्टिमाइज करना है, वो कैसे, किन बेसिस पे, किन रूल्स पे हम रखेंगे, वो ऑन पेज एसईओ का पहला स्टेप है। दूसरे स्टेप में आ जाता है मेटा, मेटास, ठीक है। अब ये मेटास में क्या क्या आता है ये भी मैं अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। तीसरे नंबर पर आ जाता है कंटेंट। टोटल ये 3 चीजें हैं ऑन पेज एसईओ में, इसके अलावा कोई चौथी चीज है ही नहीं। अब इसको हम थोड़ा सा मजीद डिफाइन करते हैं।
इसमें फिर आ जाता है मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, ओजी टैग्स, कैनोनिकल टैग्स, अदर मेटा सेटिंग्स। ठीक है, अब ये सारी की सारी चीजें आ जाती हैं मेटास के अंदर। ठीक है, अब ये सारी चीजें हम वन बाय वन अभी देखते हैं, तो अभी आपने कंफ्यूज नहीं करना, ये भी सारी चीजें आपको समझ लग जाएंगी। फिर कंटेंट क्या है जी? कंटेंट के अंदर फिर रिटन कंटेंट होता है, ठीक है, फिर इमेजेस कंटेंट होता है, फिर वीडियो की शेप में हो सकता है, फिर इन्फोग्राफिक्स की शक्ल में हो सकता है, उसके अलावा किसी डॉक्यूमेंट की शक्ल में हो सकता है, किसी प्रेजेंटेशन की शक्ल में हो सकता है, ग्राफ्स की शक्ल में हो सकता है, एटसेट्रा। ये सारा कंटेंट है ना। व्हाट इज कंटेंट? कंटेंट क्या है? सिंपल, एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है, यूजफुल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, एक ऐसा पीस जिससे हमें कोई इंफॉर्मेशन मिल रही है यूजफुल, बस दैट इज अ कंटेंट। अगर वो दो फिक्रे लिखे हैं तो वो भी कंटेंट है, अगर कोई इमेज दिखाई हुई है वो भी कंटेंट है, अगर कोई वीडियो है तो वो भी कंटेंट है, अगर कोई डॉक्यूमेंट उसके अंदर दिया हुआ है वो भी कंटेंट है, अगर कोई प्रेजेंटेशन बनाई हुई है उसके अंदर वो भी कंटेंट है, तो कोई ग्राफ्स वगैरह दे रखे हैं एनालिसिस के लिए वो भी कंटेंट है, क्योंकि उससे हमें कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही है ना। ये सारे का सारा कंटेंट है। बेसिकली अब हमने ये चीजें कैसे ऑप्टिमाइज करनी है, इसको हम कहते हैं ऑन पेज एसईओ। अब मुझे ये बताएं, क्या आपके पेज में इनके अलावा कुछ और भी होता है? जो वेबसाइट का आप पेज देखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये पेज है, इस पूरे पेज में इन चंद एक चीजों के अलावा कोई भी चीज और एग्जिस्ट करती है? कुछ भी? बाकी के पेजेस में बंद कर देता हूँ, सिर्फ एक यही पेज खोल लेता हूँ। जी जल्दी से बताएं, इसके अलावा कोई ऐसी चीज है जो उस लिस्ट के अंदर मैंने ना डाली हो, ऑन पेज एसईओ वाली लिस्ट में? इस पेज में जितनी भी चीजें हैं, क्या वो सारी की सारी चीजें हमने यहाँ पे अपनी लिस्ट में लिख ली हैं? आप लोगों का कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, इससे मुझे ये लग रहा है कि आप लोग कितने अटेंटिव होकर बैठे हुए हैं। ओके चलें, एनीवेज लेट्स मूव अहेड। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द यूआरएल। ठीक है, चलें जी, ये बेसिकली मेरा एक कोर्स कंटेंट मैंने बनाया हुआ है ऑन पेज एसईओ का। ठीक है, जो हमने इस पूरे कोर्स में पढ़ना है ऑन पेज के हवाले से। चलें हम इससे थोड़ा सा स्टडी करते हैं, व्हाट इज ऑन पेज एसईओ। आप लोगों को आई होप समझ लग गई होगी ना, मैंने बड़ी डिटेल में आप लोगों को बताया है कि ऑन पेज एसईओ क्या है, और इसकी एग्जांपल दी आपको एक रेस्टोरेंट वाली। फिर इसमें ये भी बताया कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है भाई, ये भी आपको समझ लग गया। फिर इसमें फैक्टर्स क्या, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ ऑन पेज एसईओ, यानी कि ऑन पेज एसईओ करने के लिए कौन कौन से फैक्टर हैं इसमें, रैंकिंग फैक्टर, वो सारे ये फैक्टर्स हैं जो मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। व्हाट इज कंटेंट, ये भी मैंने आपको बता दिया भाई, कंटेंट इज अ यूजफुल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, एक ऐसा पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है जिससे हम कोई भी इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, कोई भी यूजफुल डाटा ले रहे हैं। ठीक है, वो कंटेंट। अब ये देखें, ये जो मैंने एक बुलेट पॉइंट बनाए हुए हैं, एक टेबल ऑफ कंटेंट बनाया हुआ है, तो ये क्या है? ये भी कंटेंट है ना बेसिकली, ये सारे का सारा ये मुझे कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो ये कोई भी ऐसा डाटा जो हमें कोई इंफॉर्मेशन पास कर रहा है किसी भी शेप में, दैट शेप कैन बी एनीथिंग, वो एक इमेज की शेप हो सकती है, रिटर्न की शेप हो सकती है, वीडियो की शेप हो सकती है, ऑडियो की शेप हो सकती है, दैट कैन बी एनीथिंग, वो कंटेंट है बेसिकली मेरा। क्लियर हो गया? और डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेंट क्या होते हैं, ये सारे के सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेंट है जो मैंने यहाँ पर लिखकर आपको एक्सप्लेन कर दिए। क्लियर हो गया? यहाँ तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। फिर हमें ये जितनी तरह के कंटेंट हैं, इन सब को इंडिविजुअली वन बाय वन ऑप्टिमाइज करना पड़ता है, हर चीज को वन बाय वन। रिटर्न कंटेंट है तो उसको अलग तरीके से ऑप्टिमाइज करेंगे। ठीक है, इसमें हम देखेंगे हम अपना कंटेंट स्ट्रक्चर आर्टिकल्स में कैसे बना सकते हैं, राइटिंग कैसे बना सकते हैं, इसमें
कंटेंट के अंदर बेसिकली जो वर्डिंग है उसको कैसे क्रिस्पी कर सकते हैं, उसको एंगेजिंग कैसे कर सकते हैं, देयर आर मेनी थिंग। फिर इसी तरह इमेजेस के अंदर है, फिर इमेज को अलग तरीके से ऑप्टिमाइज करना पड़ता है, हमें देखना पड़ता है इमेजेस के कलर कैसे हैं, इसका साइज क्या है, इसकी डायमेंशन क्या है, इसकी एक्सटेंशन क्या है, फिर इसमें जो कंटेंट हम बताना चाहते हैं क्या वो रेलेवेंट है या नहीं है, फिर वो किस तरह लोड हो रहा है, कि ऐसा तो नहीं है वो इतना हैवी हमने लगा दिया कि लोड होने में बहुत ज्यादा टाइम ले रहा हो। तो ये सारी की सारी चीजें, हमने इसका नाम क्या रखना है, ये उसकी इमेज कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन में आता है। इसी तरह जितने भी ये डिफरेंट तरह के कंटेंट है, हर तरह के कंटेंट को हमने अलग तरीके से ऑप्टिमाइज करना है। ठीक हो गया, सेपरेटली ऑप्टिमाइज ऑल द कंटेंट सेपरेटली। क्लियर हो गया यहाँ तक? यहाँ तक कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ लें, अदरवाइज मैं फिर नेक्स्ट थोड़ा सा आगे मूव करता हूँ। ओके, देखें अब ये चीज इंपॉर्टेंट है। अब हमने पिछला थोड़ा सा रिकॉल करना है, व्हाट इज द रोल ऑफ सिलेक्टेड कीवर्ड्स इन ऑन पेज एसईओ। अब मुझे बताएं, याद है कल वाली एग्जांपल, हमने एक एग्जांपल की थी और उसके कीवर्ड्स निकाले थे, डू यू रिमेंबर? जिसमें वो हमने एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट वाली एग्जांपल करके और उसकी हमने रिवर्स इंजीनियरिंग की थी लेक्चर नंबर 11 में, और रिवर्स इंजीनियरिंग करके हमने वो सारे के सारे कीवर्ड्स निकाल लिए थे उसके। चलें जी, वो असाइनमेंट मैं यहाँ पर ले आता हूँ आपके सामने ताकि आप लोगों के लिए थोड़ा इजी हो जाए। मैं वो जो हमने कीवर्ड रिसर्च की थी ना लास्ट लेक्चर में, वो कॉपी कर रहा हूँ आप लोगों के लिए ताकि वो मैं यहाँ ले आऊँ और उससे फिर मैं आपको मज़ीद चीज़ों को क्लियर कर सकूँ। चलें जी, हम यहाँ पर उसको पेस्ट कर लेते हैं। चलें जी, देखें यही चीज हमने पढ़ी थी ना लास्ट टाइम, कीवर्ड्स के बारे में स्टडी किया था लास्ट लेक्चर में। और ये देखें, ये हमने एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट पर एक कीवर्ड रिसर्च की थी पूरी की पूरी। चलें इसको हम अलग निकाल लेते हैं ताकि आज इसी इन्हीं कीवर्ड्स को लेकर हमने आगे एक पूरे का पूरा काम करना है। चलें ये मैंने कीवर्ड अलग निकाल लिया। यहाँ तो कोई कंफ्यूजन तो नहीं थी आप लोगों को? ये कीवर्ड रिसर्च तो हमने सीख ली थी ना, रिवर्स इंजीनियरिंग की थी। हमने कहा जी बहुत सारे तरीके हैं कीवर्ड रिसर्च के। एक तरीका तो ये था कि मैं गूगल कीवर्ड प्लानर में जाता, अपने कीवर्ड्स देता, फिर उससे रेलेवेंट कीवर्ड निकालता, फिर देखता गूगल में इनका भाई सर्च वॉल्यूम क्या है। फिर बहुत सारे वो एक एक्सटेंसिव काम था, फिर हजारों कीवर्ड आ जाने थे, फिर उसमें से मुझे ढूंढने पड़ने थे कौन से रेलेवेंट है कौन से नहीं है। तो मैंने क्या कि इन सारी चीजों से जान छुड़वाई। मैंने जिस कीवर्ड पे, जैसे हमने ये क्या था एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट, इसके ऊपर आर्टिकल लिखना था, मैंने क्या किया एडवांटेज ऑफ इंटरनेट जाके गूगल पे सर्च किया, जो टॉप 5 वेबसाइट आई उन 5 वेबसाइट्स को मैंने स्कैन किया और देख लिया कि उसमें कौन कौन से कीवर्ड टारगेट हुए हैं इस पर्टिकुलर पेज पर। उस पेज को मैंने स्कैन किया, पूरी वेबसाइट को नहीं। तो उस पेज से मुझे बेसिकली उन 5 वेबसाइट से मुझे ये 24 कीवर्ड ऐसे मिले जिनके ऊपर पूरी की पूरी ट्रैफिक ड्राइव हो रही थी। तो मेरे लिए लाइफ आसान हो गई ना भाई, मुझे ज्यादा कीवर्ड रिसर्च करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। मुझे ये पता चल गया भाई ये 24 कीवर्ड हैं जिनके ऊपर ट्रैफिक गूगल में जा रही है, बस। इसके अलावा जो बंदा एडवांटेज ऑफ इंटरनेट सर्च करने आता ना, यही कोई 25-30 क्यूरीज हैं जो लिख के सर्च करता है, इसके अलावा कोई भी कुछ नहीं देखता। तो मैं क्या करूंगा, बस इन्हीं 20-25 क्यूरीज को टारगेट करूंगा और इन्हीं के ऊपर अपनी ऑन पेज एसईओ कर लूंगा। अब एक चीज यहां पर अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि कीवर्ड जो है ना, कीवर्ड रिसर्च, ये इटसेल्फ एसईओ नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज समझने की, कीवर्ड रिसर्च एसईओ नहीं है, लेकिन ये एसईओ की बेस है। जैसे एक बिल्डिंग बनानी है ना आपने,
एक बहुत अच्छी एक मजबूत बिल्डिंग बनानी है तो आप क्या करेंगे, उसकी बुनियादें सबसे ज्यादा मजबूत बनाते हैं। इसी तरह है ना। और जब वो बिल्डिंग बन जाती है खूबसूरत सी, तो क्या बुनियादें नजर आती हैं आपको? आपको तो बुनियादें कभी नजर ही नहीं आती। और आपको यही लगता है कि ये बुनियादें बिल्डिंग का हिस्सा ही नहीं, आप तो बिल्डिंग वो देखते हैं जो नजर आ रही है। लेकिन आपको ये नहीं पता कि इतनी खूबसूरत बिल्डिंग को खड़ा करने में जिसका सबसे ज्यादा अहम किरदार है, वो मट्टी के नीचे है, बुनियादें हैं। अब अगर आपने बुनियादें वीक रख ली किसी बिल्डिंग की, तो सोचें उस बिल्डिंग के साथ क्या होगा। यू गेटिंग माई पॉइंट? अब अगर मैंने एक मजबूत और खूबसूरत बिल्डिंग बनानी है, तो सबसे पहले मुझे उसकी बेस, उसकी बुनियादें सबसे ज्यादा मजबूत बनानी पड़ेंगी, ताकि अगर मैं इसे ट्रिपल स्टोरी या 4 स्टोरी या 5 स्टोरी या 10 स्टोरी बिल्डिंग भी लेकर जाना चाहूं, तो मुझे कोई इशू ना हो। सेम इसी तरह जो कीवर्ड है ना, कीवर्ड रिसर्च, ये मेरी पूरी की पूरी एसईओ की पूरी वेबसाइट की बुनियाद है। अगर मैंने कीवर्ड ही गलत सेलेक्ट कर लिया, तो सोचें क्या होगा। मेरी तो सारी की सारी एसईओ खराब हो जाएगी आगे। क्यों? क्योंकि सारे के सारे एसईओ मैं किसके ऊपर बेस किए खड़ा हूं? अपने कीवर्ड के ऊपर। अब मैंने जितनी भी एसईओ करनी है वो इन्हीं कीवर्ड्स को रैंक करने के लिए करनी है ना। लेकिन अगर ये कीवर्ड ही गलत सेलेक्ट कर लिया, तो क्या होगा? तो मेरी तो एसईओ खराब हो जाएगी सारे के सारे। अभी जब मैं एसईओ करके दिखाऊंगा ना, तब आपको ये चीज समझ लगेगी। अब देखें, अब मुझे बनाना है सबसे पहला काम, ऑन पेज के अंदर सबसे पहला काम क्या करना है मुझे? यूआरएल बनाना है। अब यूआरएल के लिए कुछ रूल्स हैं कि भाई, अब जैसे फॉर एग्जांपल ये यूआरएल बना नहीं, मैं आपको इसी से रेलेवेंट एक आर्टिकल हम ओपन कर लेते हैं, वो आर्टिकल जिसके थ्रू हमने ये सारी की सारी रिसर्च स्टार्ट की थी, ये वाला जी, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनेट। ठीक है, देखें इसका ये वाली चीज अब हमें बनानी है। अब आप मुझे बताएं, बगैर बताए पढ़ाए, कि इसका अगर यूआरएल रखना होगा तो आप क्या रखेंगे? चलें जी, https://dgapps.com, ये तो यहां तक तो होगा। अब इसके आगे मैं क्या रखूं? मेरा टारगेट है ये एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट, इसके ऊपर मैंने पूरे का पूरा एक आर्टिकल लिखना है। ठीक है, अब बताएं कि इसकी मैं क्या रखूं, इसका स्लग क्या बनाऊं मैं? ओके जी, एक एग्जांपल आई है जी मेरे पास, एडवांटेजेस डैश ऑफ इंटरनेट। इसके अलावा कोई और है ऑप्शन? कोई भी और ऑप्शन आपको लगे कि जी ये रखा जा सकता है? अब ये बेसिकली कहाँ रखेंगे हम? यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट, ये इस तरह पूरा एक स्लग बनता है। चलें जी, एक और आ गई, बेनिफिट्स ऑफ इंटरनेट। ठीक है, ओके। फिर एक और आ गई, वो कहते हैं जी आप कैटेगरी भी दे दें बीच में। ओके, वो कहते हैं जी आप कैटेगरी जो भी इसका नाम है स्लैश एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट दे दें। ओके, फिर एक आ गया जी इंटरनेट एडवांटेजेस। ओके, फिर आ गया बेनिफिट्स ऑफ इंटरनेट, ये तो लिख लिया है। और इसके अलावा क्या ऑप्शन है? मेरिट्स ऑफ इंटरनेट। ठीक है, अब ये सारे के सारे मेरे कीवर्ड भी एग्जिस्ट करते हैं ना। ये देखें, हमने एडवांटेज ऑफ इंटरनेट भी कीवर्ड में है, इंटरनेट एडवांटेजेस भी कीवर्ड में है, यहाँ पे बेनिफिट्स ऑफ इंटरनेट भी, इसमें बेनिफिट्स ऑफ इंटरनेट भी कीवर्ड में है। ठीक है, यहाँ पे मेरिट्स ऑफ इंटरनेट भी कीवर्ड में होगा, प्रोज ऑफ इंटरनेट भी कीवर्ड में होगा। अच्छा, अब मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट चूज करना चाहिए, बेनिफिट्स ऑफ इंटरनेट यूज करना चाहिए, मेरिट्स ऑफ इंटरनेट यूज करना चाहिए, या प्रोज ऑफ इंटरनेट यूज करना चाहिए? कौन बता रहा है कि इन चारों में से मैं कौन से वर्ड को प्रायोरिटी दूं? चलें जी, अभी फॉर द टाइम बीइंग मैं ये दो को यहां से उठा के नीचे लिख रहा हूं। अब ऊपर वाले चार में से किस कीवर्ड को, कौन से यूआरएल को मुझे प्रेफरेंस देनी चाहिए?
एक है जी एडवांटेज ऑफ, एक है जी मेन कीवर्ड इन द यूआरएल जिसका सर्च वॉल्यूम ज्यादा हो। अब कैसे पता चलेगा जी कि किसका सर्च वॉल्यूम ज्यादा है? देखें ये चारों हमारे मेन कीवर्ड ही हैं, ठीक है। एडवांटेज ऑफ इंटरनेट की इंटेंट भी वही है जो बेनिफिट्स ऑफ इंटरनेट की है, जो मेरिट्स ऑफ इंटरनेट की है, जो प्रोज ऑफ इंटरनेट की है। इंटेंट तो चारों की सेम है। अब इन चारों में यूआरएल कौन सा बनाएंगे, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, मोर इम्पोर्टेंट। अभी तक एग्जैक्ट आंसर किसी ने नहीं किया। एक बंदे ने थोड़ा सा सही बताया कि जी जिसका सर्च वॉल्यूम ज्यादा हो। तो क्या अब हम इन चारों का सर्च वॉल्यूम देखें? क्या करना चाहिए फिर? चलें जी, यहां तक हमें समझ लग गई कि एक सिंपल सा एक यूनिक सा यूआरएल बनाने के लिए बस यही चार ऑप्शंस हैं, इन्हीं में से कोई एक चूज कर लें। लेकिन इन चारों में से कौन सी चूज करें? देखें इसके लिए सबसे बेस्ट टूल होता है trends.google। अब हमने ये देखना है कि इन चारों में से लोग क्या सर्च करते हैं। लोग एडवांटेजेस लिखते हैं, बेनिफिट्स लिखते हैं, मेरिट्स लिखते हैं, प्रोज लिखते हैं, क्या लिखते हैं? ठीक है, अब ये चीजें हमें जाकर पता चलेंगे ट्रेंड पर कि लोगों का क्या बिहेवियर है। हम वन बाय वन सारे कीवर्ड देख लेते हैं। एडवांटेज ऑफ इंटरनेट, अच्छा इसमें एक मजे का फीचर ये होता है कि हम कंपैरिजन कर सकते हैं। देखें ये एक चीज आ गई कंपैरिजन के लिए। यहाँ हम दूसरा भी लिख के कंपैरिजन कर सकते हैं, यहाँ हम तीसरा लिख के भी कंपैरिजन कर सकते हैं। यहाँ हम कर दें मेरिट्स ऑफ इंटरनेट, फिर यहाँ पे हम एक और लिख के भी कंपैरिजन कर सकते हैं, इसको हम कह देते हैं प्रोज ऑफ इंटरनेट। ठीक है, अब ये चीजें हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखिएगा, हम इसे कर लेते हैं जी, चलें जी पास्ट 5 ईयर का, ताकि हम ट्रेंड जरा इजीली देख सकें। अब मुझे बताएं कि लोग सबसे ज्यादा क्या सर्च कर रहे हैं। देखें ब्लू 35 है, और रेड को उसने कहा 5, येलो को कहा उसने 3, और ग्रीन को उसने 0 कर दिया। अब देखें इसका क्या मतलब है कि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा जो कीवर्ड सर्च होता है वो होता है एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट। पाकिस्तान में बेनिफिट्स, मेरिट्स, या एक और हम कह सकते हैं यूजेस ऑफ इंटरनेट। ठीक है, देखते हैं। अब ये देखें, अब इसका 8 है। ठीक है, और एवरेज, अच्छा चलें अभी फिलहाल मैं यूजेस का वर्ड को रिमूव करता हूं आप लोगों की आसानी के लिए। यहां तक समझ लग गई। अब अगर मैं ये वेबसाइट पाकिस्तान में रैंक करना चाहता हूं तो मैं कौन सा कीवर्ड यूज करूंगा? एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट ऑब्वियसली। अब एडवांटेज ऑफ इंटरनेट जो है, दिस हैज वन द रेस। अब ये रेस को जीत चुका है जी, ओके। अब अगर यही आर्टिकल मुझे रैंक करना है यूएसए में, फॉर एग्जांपल आई एम टारगेटिंग द यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, अब चलें जी हम यूनाइटेड स्टेट्स में देख लेते हैं। यहाँ तो गेम उल्टी होगी भाई, अब बताएं। अब तो एडवांटेज ऑफ इंटरनेट को 22 मिले हैं, ये ब्लू कलर एडवांटेजेस का है ना। अब बेनिफिट्स ऑफ इंटरनेट सबसे ज्यादा मार्क्स ले गया, और प्रोज ऑफ इंटरनेट तीसरे नंबर पर है, जबकि पहले प्रोज ऑफ इंटरनेट 0 पे था। अब मेरिट्स ऑफ इंटरनेट 0 पे आ गया। लेकिन अब देखें, अब आप क्या रखेंगे जी इसका यूआरएल? अब क्या होना चाहिए यूआरएल? एडवांटेज ऑफ इंटरनेट, बेनिफिट्स ऑफ इंटरनेट, मेरिट्स ऑफ इंटरनेट, या प्रोज ऑफ इंटरनेट? यस, बेनिफिट्स ऑफ इंटरनेट। क्योंकि अब बेनिफिट्स जो है उसकी सर्च वॉल्यूम ज्यादा है यूएसए के अंदर। अब यूएसए में जब लोग एडवांटेज ऑफ इंटरनेट को सर्च करते हैं ना, तो वो एडवांटेजेस की बजाय वो वर्ड लिखते हैं बेनिफिट्स ऑफ इंटरनेट। हर कंट्री का राइटिंग स्टाइल डिफरेंट है। यू गॉट माई पॉइंट? ये एक थोड़ी सी चीज अंडरस्टैंड करने के लिए जरूरी है। यूआरएल बनाना बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और ये कॉमन मिस्टेक है जो हम यूआरएल बनाते हुए करते हैं, स्पेशली किन कीवर्ड्स में? Amazon एफिलिएट में। अब Amazon एफिलिएट हम समझ रहे होते हैं जैसे पाकिस्तान में लोग सर्च कर रहे हैं वैसे यूएसए में कर रहे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। पाकिस्तान और यूएसए में लोगों की माइंड का, मेंटालिटी का बड़ा डिफरेंस है। ठीक है, लेकिन अब देखें ये तो एक जनरल आर्टिकल है, ये मैं किसी कंट्री के लिए तो रैंक नहीं कर रहा, मैं तो चाह रहा हूं पूरी दुनिया में रैंक हो।
हर कंट्री में रैंक हो, तो मैं किस कंट्री का ट्रेंड देखूं? फिर मैं किसी कंट्री का नहीं देखूंगा, मैं चला जाऊंगा वर्ल्ड वाइड, मैं देखूंगा दुनिया में ओवरऑल लोग किसको ज्यादा सर्च करते हैं। जब मैं वर्ल्ड वाइड गया तो मुझे पता चला दुनिया में सबसे ज्यादा लोग एडवांटेज ऑफ इंटरनेट को लिखते हैं और दूसरे नंबर पे बेनिफिट्स ऑफ इंटरनेट को लिखते हैं। यू गेटिंग माई पॉइंट? मुझे पता चल गया पाकिस्तान में लोग एडवांटेज ऑफ इंटरनेट ज्यादा लिखते हैं, अमेरिका में बेनिफिट्स ऑफ इंटरनेट लिखते हैं। अब अगर ये कोई ऐसी वेबसाइट हो जिसका रैंक करना ही सिर्फ पाकिस्तान में हो, तो मैं आंखें बंद करके एडवांटेज ऑफ इंटरनेट को चूज कर लूंगा। लेकिन अब अगर फॉर एग्जांपल ये है एक अमेजोन एफिलिएट वेबसाइट और इसको रैंक करना है मैंने यूएसए में, मुझे तो सिर्फ यूएसए की ट्रैफिक चाहिए क्योंकि अमेजोन से तो लोग यूएसए के परचेज करेंगे, पाकिस्तानी बंदा तो अमेजोन से परचेज नहीं करेगा। तो मैंने तो सारी की सारी ट्रैफिक, सारी की सारी रैंकिंग, सारी की सारी ऑप्टिमाइजेशन यूएस के अकॉर्डिंगली करनी है ना। फिर मैं कौन सा कीवर्ड चूज करूंगा? बेनिफिट्स ऑफ इंटरनेट। क्यों? क्योंकि मुझे पता था अमेरिका में लोग एडवांटेज ऑफ इंटरनेट लिखने की बजाय बेनिफिट्स ऑफ इंटरनेट लिखकर ज्यादा सर्च करते हैं। समझ लग गई? लेकिन ये जो मेरी वेबसाइट है ना, ये सर्विसेज वेबसाइट है, इसमें कोई एडसन्स नहीं लगे हुए, ये कोई अमेजोन एफिलिएट नहीं है। ऐसा नहीं है कि भाई सिर्फ यूएसए के लोग इससे एंजॉय कर सकते हैं या मैं यूएसए के लोगों से फायदा उठा सकता हूँ, नहीं। अब अगर भाई पाकिस्तानी बंदा है, वो भी तो मेरा क्लाइंट हो सकता है, इंडिया का बंदा भी तो मेरा क्लाइंट हो सकता है, बांग्लादेश का भी तो क्लाइंट हो सकता है। दुनिया में कितने कंट्रीज हैं, हर कंट्री का बंदा मेरा क्लाइंट बन सकता है। तो अब ऐसे सिनेरियो में मैं फिर क्या करूंगा, यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट कर लूंगा वर्ल्ड वाइड, और फिर पूरी दुनिया का ट्रेंड देखूंगा, ऑल ओवर द वर्ल्ड कैसा चलता है। अब मेरे लिए चीजें थोड़ी सी आसान हो गई। अब ये देखें, यहाँ एक बड़े मजे का ट्रेंड दे रहा है, ग्राफ दे रहा है। वो कहता है, ये चीज समझें थोड़ी सी, बड़ी मजे की चीज है जी। मैं ये चीज में, अब ये टूल भी इतना मजे का है, अगर आप ये समझ लें तो आपकी लाइफ आसान हो जाएगी। अब देखें, वो ये कहता है कि ये पूरी दुनिया का उसने मैप बना दिया। वो कहते हैं ये वो कंट्रीज हैं जहां पर लोग क्या लिख के सर्च करते हैं? बेनिफिट्स ऑफ इंटरनेट। रेड कलर, रेड कलर किसको दिया? बेनिफिट्स। अब ये कौन सा कंट्री है? यूनाइटेड स्टेट्स। देखें, यूनाइटेड स्टेट्स में एडवांटेज ऑफ इंटरनेट 26% लोग सर्च करते हैं और बेनिफिट्स ऑफ इंटरनेट 51% लोग सर्च करते हैं। तो अमेरिका में ज्यादातर लोगों ने क्या सर्च किया? बेनिफिट्स ऑफ इंटरनेट। ओके। कनाडा में, कनाडा में भी बेनिफिट्स ऑफ इंटरनेट ज्यादा सर्च करते हैं लोग एज कंपेयर टू एडवांटेज ऑफ इंटरनेट। अब आ जाए यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया में भी लोग इन बेनिफिट्स ऑफ इंटरनेट ज्यादा सर्च करते हैं, लेकिन एडवांटेज ऑफ इंटरनेट भी इसके करीब करीब है, तकरीबन 50-50 है। अब आ जाए बात यहाँ पे इन कंट्रीज में, फॉर एग्जांपल ये ज्यादा डार्क ब्लू है ना, ये देखें, नमीबिया में 100% लोग एडवांटेज ऑफ इंटरनेट सर्च करते हैं, बेनिफिट ऑफ इंटरनेट कोई बंदा सर्च ही नहीं कर रहा। अब ये देखें, ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान ज्यादा डार्क ब्लू नहीं है, इसका मतलब ये कि यहाँ मिक्सचर है थोड़ा सा। ये देखें, ज्यादातर लोग लेकिन एडवांटेजेस करते हैं, थोड़े से लोग बेनिफिट्स ऑफ इंटरनेट भी करते हैं। अच्छा, कोई और जो ज्यादा ब्लू ना हो? यस, नमीबिया, सॉरी नाइजेरिया। देखिए इसमें तकरीबन 50-50 है, लेकिन ब्लू की रेंज ज्यादा है। अब कोई ऐसा जिसमें ब्लू बहुत ज्यादा डार्क हो, ये वाला जो देखते हैं, ये लेंगे ईरान। ईरान में 100% लोग एडवांटेज ऑफ इंटरनेट सर्च करते हैं। ये फिर रशिया, इतना बड़ा कंट्री बैठा हुआ है, 100% लोग इसमें एडवांटेज ऑफ इंटरनेट करते हैं। अच्छा, ये एक कौन सा एरिया, कोई बता देगा ये मुझे, ये कौन सा एरिया है जी, ये जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है और ये हाईलाइट नहीं कर रहा? ये कोई भी, एनीवन, वाइल्ड गैस, कोई बता सकता है ये कौन सा कंट्री है या कौन सा रीजन है? ये पाकिस्तान है, ये इंडिया है, ठीक है, ये इसके साथ नेपाल वगैरह बैठे हुए हैं सारे, और ये इतना बड़ा एक एरिया है और इसको इसने कोई कलर ही नहीं दिया। यस, इट इज चाइना। दिस इज नॉट ओशन, दिस इज नॉट वाटर, दिस इज चाइना। अब चाइना को उसने कहा है कि जी इसकी एग्जिस्ट ही नहीं करती सर्चेस। क्यों? आपको पता है चाइनीज जो है दे डोंट यूज गूगल, चाइनीज जो है वो गूगल यूज ही नहीं करते। वो बेडू उनका अपना एक सर्च इंजन है, ये वो यूज करते हैं और वो चाइनीज के अंदर है, ठीक है।
तो ये चीजें हमारे लिए समझना, अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। ठीक है, देखिए अब ये एक नई चीज आपको समझ लग गई है कि भाई अब अगर मुझे यूआरएल बनाना है तो पहले तो सबसे पहला काम ये है, मुझे देखना पड़ेगा कि उसके कौन से मेन कीवर्ड हैं जिनका इंटेंट सेम है। अब इन चारों का इंटेंट सेम है। अब अगर कोई आपको कहे कि भाई एडवांटेज ऑफ इंटरनेट बताओ 5 एडवांटेज, तो भी आप वही पॉइंट बताओगे जो आप बेनिफिट्स ऑफ इंटरनेट में बताओगे, जो आप मेरिट्स ऑफ इंटरनेट में बताओगे, जो आप प्रोज ऑफ इंटरनेट में बताओगे। यही बात है ना। लेकिन अब मुझे देखना यह है कि यूआरएल में मैंने क्या बनाना है भाई। अब अगर आपको ये पता चल जाए कि मैंने किसी एक पर्टिकुलर कंट्री में रैंक करना है अपना, किसी पर्टिकुलर कंट्री में रैंक करना है खुद को, तो भाई फिर तो मेरे लिए लाइफ बड़ी आसान है। मैं सिंपल उस कंट्री का जाऊं, ट्रेंड देख लूं, जो कीवर्ड ज्यादा सर्च होता है उस कीवर्ड को मैं पकड़ के यूआरएल बना दूं। लेकिन अगर मेरे पास कोई कंट्री स्पेसिफिक नहीं है तो फिर मैं क्या करूंगा, फिर मैं जाऊंगा इधर अपनी सारी की सारी सर्चेस करूंगा वर्ल्ड वाइड, फिर मैं वर्ल्ड वाइड ट्रेंड देख लूंगा। अब मेरे नजदीक इन दोनों को टारगेट करना चाहिए। मैं क्या करूंगा, मैं यूआरएल में इसको टारगेट करूंगा और कहीं समवेयर इन माय हेडिंग्स, इन माय टाइटल समवेयर मैं बेनिफिट्स का वर्ड भी यूज करूंगा, ताकि एक डाइवर्सिटी लेके आऊं और गूगल को मैं हर तरीके से अंडरस्टैंड करवाऊं, भाई मैं एडवांटेजेस भी मैं ही हूँ, बेनिफिट भी मैं ही हूँ, मेरिट्स भी मैं ही हूँ, प्रोज भी मैं ही हूँ, हर चीज को मैं कवर कर लूंगा। क्लियर होगी यहां तक बात? ओके, चलें जी। अब मैं थोड़ा सा अपनी थ्योरी को बिल्ड करता हूं। आई एम टॉकिंग अबाउट द वर्ल्ड वाइड। तो मेरे लिए ये जो मैंने यूआरएल बनाया एडवांटेज ऑफ इंटरनेट, ये परफेक्ट है। समझ लग गई? ये जो हमने यूआरएल बना लिया, ये चीज ये परफेक्ट है। ये simpledgfs.com/advantage of internet। अब देखते हैं हमने क्या बनाया। हमने बनाया हुआ है एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट। अब मैंने डिसएडवांटेजेस का वर्ड क्यों लिखा, क्योंकि मेरा आर्टिकल एडवांटेजेस को भी टारगेट कर रहा है और डिसएडवांटेजेस को भी टारगेट कर रहा है। यू गेटिंग माय पॉइंट? अब अगर मैंने पूरा आर्टिकल सिर्फ एडवांटेजेस के ऊपर लिखा होता तो फिर मैं यहाँ पे डिसएडवांटेज का वर्ड यूज ना करता, फिर मैं सिंपल लिखता एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट। यहां तक क्लियर होगी बात? यहां तक कोई इशू, कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, अच्छा यूआरएल स्ट्रक्चर मैं अभी नहीं पढ़ाऊंगा आपको, ये मैं एक इमेज लेकर ना फिर मैं आपको गाइड करूंगा। अभी मैं सिर्फ ये बता देता हूँ। अच्छा, फिर यूआरएल जो होते हैं ना वो दो तरह के होते हैं। यूआरएल कितनी टाइप्स के होते हैं? देयर आर टू टाइप्स। कौन कौन से? स्टैटिक यूआरएल और डायनेमिक यूआरएल। अच्छा, कोई बता सकता है स्टैटिक यूआरएल क्या है और डायनेमिक यूआरएल क्या है? ऐसे यूआरएल जिसके अंदर कोई यूआरएल पैरामीटर ना हो, वो स्टैटिक यूआरएल। जैसे ये है, ये स्टैटिक यूआरएल है। चलें जी, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं। google.com/advantages ऑफ इंटरनेट, फॉर एग्जाम्पल google.com पे है। दूसरा एक स्टाइल ये है, मैं कह दूं google.com/page इज इक्वल टू एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट। एक ये स्टाइल है, एक और भी है google.com/id इज इक्वल टू 234 फॉर एग्जाम्पल। एक स्टाइल ये भी है google.com/page इज इक्वल टू एडवांटेजेस प्लस ऑफ प्लस इंटरनेट। अब ये देखें, ये डिफरेंट तरीके हैं यूआरएल बनाने के। ये यूआरएल बनाने के डिफरेंट तरीके हैं। ठीक है, अब बेसिकली ये जो है ना जिसमें ये पैरामीटर आ जाता है क्वेश्चन मार्क, आईडी, पेज, इक्वल टू,
ये कोई प्लस के निशान, फिर परसेंटेज, एक ये भी है स्टाइल, क्वेश्चन मार्क पेज इज इक्वल टू एडवांटेजेस परसेंटेज 20 ऑफ परसेंटेज 20 इंटरनेट। अब ये सारे के सारे ये एग्जाम्पल हैं डायनेमिक यूआरएल के, ठीक है। अब बेसिकली ये जिसमें आईडी, क्वेश्चन मार्क, पेज, इक्वल टू, ई क्यू, आई क्यू, परसेंटेज 20, ये चीजें आ रही है ना, ये सारे के सारे यूआरएल पैरामीटर्स। ये चीजें गूगल कहता है मैं लाइक नहीं करता, अपना जो यूआरएल है ना उसे सिंपल रखो, बिल्कुल इजी। अब आप ये बताएं कि ह्यूमन फ्रेंडली कौन सा है, ये वाला ज्यादा इजी टू अंडरस्टैंड है इंसानों के लिए, या ये वाले ज्यादा इजी टू अंडरस्टैंड है? इजी टू अंडरस्टैंड, क्योंकि गूगल ने सिंपल वन लाइनर आपको एक फार्मूला दे दिया एसईओ का, वन लाइनर। पता क्या है गूगल का एसईओ फार्मूला? गूगल ये कहता है जस्ट क्रिएट एन ईजनेस ऑफ योर यूजर, जो आपके व्यूअर है ना, ऑडियंस है, उनके लिए आसानी पैदा कर दो। अगर उनके लिए आसानी पैदा करोगे ना तो मैं आपको खुद ब खुद रैंकिंग देना शुरू कर दूंगा। आसानी पैदा करनी है अपने व्यूअर्स के लिए, अपनी ऑडियंस के लिए, अपने यूजर के लिए, जितनी ज्यादा आसानी मैं पैदा कर सकता हूं, ठीक है। अब ये देखें, ये चीज मेरे यूजर के लिए अंडरस्टैंड करना बहुत आसान है। चलें जी, इसमें एक एग्जांपल ये वाली होगी, इसमें एक एग्जांपल और भी हम लेते हैं। google.com स्लैश, इसको हम कहते हैं जी इंटरनेट। इंटरनेट से रिलेटेड मैंने एक कैटेगरी बनाई हुई है और उसमें मैंने लिख दिया एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट। देखें, ये भी एक तरीका है, ये भी स्टैटिक है, ये भी आसान है, ये भी इजी टू अंडरस्टैंड है कि भाई एक इंटरनेट से रिलेटेड एक कैटेगरी बनी हुई है, एक पेज बना है जिसके ऊपर जितने आर्टिकल्स हैं, जितने भी उसमें ब्लॉग लिखे गए हैं, दैट ऑल आर रिलेटेड टू इंटरनेट। उसमें एक एडवांटेज ऑफ इंटरनेट हो सकता है, एक डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनेट हो सकता है, एक यूजेस ऑफ इंटरनेट हो सकता है, एक इंटरनेट हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट हो सकता है, एक डिवाइसेस टू यूज फॉर द इंटरनेट हो सकता है, एक ये हाउ टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ इंटरनेट हो सकता है, एक ये हो सकता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फाइबर एंड कॉपर वायर इंटरनेट हो सकता है। इंटरनेट से रिलेटेड हजारों आर्टिकल पॉसिबल है, उसके लिए हमने एक अलग से कैटेगरी बना दी इंटरनेट। अब भाई इंटरनेट से रिलेटेड जितने आर्टिकल होंगे वो इस कैटेगरी के अंदर हम डालते जाएंगे, और उस कैटेगरी को हमने यूआरएल के अंदर भी शो कर दिया। ये भी एक तरीका, ये दोनों तरीके वैलिड हैं गूगल की नजर में, दोनों अच्छे हैं, दोनों ठीक है। लेकिन ये वाला कोई भी तरीका जिसमें क्वेश्चन मार्क, पेज, इक्वल टू, आईडी, नंबर, परसेंटेज, प्लस, ये कुछ भी आ जाए, ये हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है। सिंपल इज दैट। अब देखें, ये वाला जो हमने स्लग बनाया था, अब बताएं ये डायनामिक यूआरएल है इस वेबसाइट का या स्टैटिक यूआरएल है? ये जो मैंने बनाया ये स्टैटिक यूआरएल है ना, बड़ा सिंपल से एक सीधा सीधा सा बनाया .com स्लैश एडवांटेजेस डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनेट, दैट्स इट, ठीक है। हमने इजी रखना है। और एक कॉमन मिस्टेक जो लोग करते हैं ना, खैर अब तो नहीं करते, पहले करते थे, वो लोग इस तरह आईडीज रख लेते थे। तो गूगल को अब अच्छा, बड़ी सिंपल सी बात है, अगर मैं कहूं कि ये पेज ओपन कर लें तो इस यूआरएल को पढ़ के कुछ समझ लगेगा कि इस वेबसाइट के अंदर क्या होगा? अभी आपने ओपन नहीं किया, क्या आप जज कर सकते हैं कि इसके अंदर क्या होगा? यू कांट, आपको नहीं पता भाई इसके अंदर क्या होगा। लेकिन इसी के बदले अगर मैं ये वाला आपको दूं यूआरएल कि भाई ये ओपन कर लो, तो ये वेबसाइट ओपन करने से पहले आप बता सकते हैं कि इसके अंदर क्या होगा। यस, आपको उसके नाम से ही पता चल गया भाई एडवांटेज ऑफ इंटरनेट, तो भाई इंटरनेट के एडवांटेजेस ही लिखे होंगे इसमें। तो भाई ये वाला फिर यूजर फ्रेंडली हुआ ना। तो इसके एक सिंपल सा रूल है, यूआरएल का एक सिंपल सा रूल है, वो क्या, चलें जी, लेट्स राइट डाउन अबाउट द रूल्स, यूआरएल रूल्स।
अब यूआरएल लिखने के रूल्स क्या है? नंबर 1, इजी टू अंडरस्टैंड, रेलेवेंट, स्टैटिक, शॉर्ट एंड यूनिक। समझ लग रही है ना? और भाई अंडरस्टैंडेबल भी हो। एडवांटेज ऑफ इंटरनेट, कितना इजी है अंडरस्टैंड करना कि इस पेज के अंदर क्या होगा। फिर रेलेवेंट भी हो कि भाई जो मैंने यूआरएल दिया उसी चीज से रिलेटेड नीचे डाटा होना चाहिए, कंटेंट होना चाहिए। फिर स्टैटिक होना चाहिए, डायनेमिक यूआरएल नहीं होना चाहिए। फिर इसको शॉर्ट एंड यूनिक होना चाहिए, भाई छोटा होना चाहिए, कोई बहुत ज्यादा लेंथी नहीं हो जाना चाहिए, लेकिन यूनिक भी हो। भाई इसका ये मतलब है मैंने अपनी ही वेबसाइट के 2-3 पेजेस को सेम यूआरएल ना रख दिया हो, डिफरेंट यूआरएल रखने हैं, यूनिक रखने हैं। समझ लग गई? सिंपल, ये छोटे से थोड़े से रूल्स हैं, इनको आपने फॉलो करना है। दैट्स इट। सबसे मेन चीज रिच कीवर्ड, मेन कीवर्ड होना चाहिए। ठीक है, मेरा मेन कीवर्ड वही यूआरएल होना चाहिए। अब देखें, ये जो हमने इसकी एग्जाम्पल बनाई थी google.com/advantages ऑफ इंटरनेट। अब बताएं, इसमें ये 6 के 6 पॉइंट फुलफिल होते हैं? इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना कि भाई ये इजी टू अंडरस्टैंड है? यस। रेलिवेंट, यस भाई, हमने एडवांटेज ऑफ इंटरनेट का ही आर्टिकल लिखा था, वही उसको यूआरएल दे दिया। स्टैटिक है, यस। शॉर्ट है, यस। अच्छा, इसके एक शॉर्ट स्लैश इंटरनेट भी कोई लिख सकता था, लेकिन इतना भी शॉर्ट नहीं बना देना कि वो अंडरस्टैंडेबल ना हो। ठीक है। हाँ, इसमें एक और चीज आती है अंडरस्टैंडेबल होने में, कि इंटेंट क्लियर हो। भाई आप शॉर्ट बनाने के चक्कर में आप ये भी तो कर सकते थे ना, ये लें, आप कहते जी ये लें जी, ये मैं बना देता हूँ जी, शॉर्ट हो गया जी इंटरनेट। लेकिन अब इसमें इंटेंट तो क्लियर नहीं हो रही ना कि भाई इंटरनेट क्या। ओके, इंटरनेट डिवाइसेस की बात कर रहे हो, इंटरनेट एडवांटेज की बात कर रहे हो, इंटरनेट डिसएडवांटेजेस की बात कर रहा है, इंटरनेट के स्टैटिस्टिक्स की बात कर रहे हो, इंटरनेट की हिस्ट्री की बात कर रहे हो, क्या कर रहे हो? डजंट नो, आई डोंट नो। इसमें इंटेंट क्लियर नहीं ना हो रही। तो भाई इतना शॉर्ट भी नहीं जाना कि इंटेंट क्लियर ना हो। क्लियर होगी? तो अब इसमें देखें, इंटेंट भी क्लियर होती है, शॉर्ट भी है, यूनिक भी है, रेलेवेंट भी है, इजी टू अंडरस्टैंड भी है, और मेरा मेन कीवर्ड जो था ना वो भी इसके अंदर आ गया, एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट। सिंपल, ये चंद एक रूल्स हैं यूआरएल के, इसके अलावा कुछ भी नहीं है यूआरएल के अंदर, बिल्कुल बेसिक सी सिंपल से चीज है। अंडरस्टैंडिंग होगी? चलें, अब हम 2-3 मिनट के ब्रेक लेते हैं, आप लोगों के जो क्वेश्चंस हैं उनके मैं आंसर करता हूं, जो भी क्वेश्चंस हैं आप पूछते जाएं। अच्छा जी, क्वेश्चन ये है कि वर्ल्ड वाइड अगर सिलेक्ट करें तो उबर सजेस्ट केडी नहीं देता इफ हम। जी, मैंने ये लास्ट टाइम भी बताया था कि उबर सजेस्ट ने जो वर्ल्ड वाइड सर्च वाले हैं ना, वो भी कुछ दिन पहले देना शुरू किया। अगर आप कुछ दिन पहले सर्च करते ना तो वो वर्ल्ड वाइड सर्च वाले भी नहीं देता था उबर सजेस्ट, क्योंकि ये जितने भी टूल्स हैं ना ये वक्त के साथ साथ खुद को अपडेट करते हैं। अब देखें, इसने वर्ल्ड वाइड सर्च वाले में देना शुरू कर दिया। अब होपफुली ये इन फ्यूचर केडी भी, उसके केडी नहीं, इसको ये वर्ड यूज करता है एसडी, एसईओ डिफिकल्टी। अभी ये हो सकता है इन फ्यूचर ये एसईओ डिफिकल्टी भी इसकी कैलकुलेट कर ले। और आपको पता है कि मैं उबर सजेस्ट के साथ कीवर्ड एवरीवेयर को हमेशा रिकमेंड करता था। उसकी रीजन ही ये थी कि उबर सजेस्ट वर्ल्ड वाइड सर्च वाले में हमें नहीं देता था, लेकिन कीवर्ड एवरीवेयर वर्ल्ड वाइड देता था। लेकिन अब चूंकि उबर सजेस्ट ने भी वर्ल्ड वाइड हमें देना शुरू कर दिया, तो अब मैं कीवर्ड एवरीवेयर को इतना प्रायोरिटी नहीं देता। मैं कहता हूं अगर है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी कोई मसला नहीं, अगर है तो एडवांटेज है, नहीं है तो भी कोई मसला नहीं। अब उबर सजेस्ट ने अपने आप को इम्प्रूव किया पिछले कुछ दिन पहले। ठीक है, तो अब उम्मीद है इंशाल्लाह ये एसईओ डिफिकल्टी भी मैयर करने लग जाएगा वर्ल्ड वाइड। अच्छा, इज डायनेमिक यूआरएल रिलेटेड टू पेजिनेटेड पेजेस? जी साद हफीज, जो पेज हम ऐसे पेजेस, अच्छा ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यस यू आर राइट के जो पेजिनेटेड पेजेस होते हैं ना, जो हमने पेज 1 2 3 वो डायनेमिक पेज होते हैं, लेकिन क्यों होते हैं इसका आंसर करें आप। क्या ये जितने भी पेजिनेशन वाले पेज या सर्च क्यूरी वाले पेज, इसको हम डायनेमिक पेज क्यों यूआरएल बनाते हैं, इसको हम स्टैटिक यूआरएल क्यों नहीं देते? इसका आंसर करें जी मुझे, सब लोग, जिस जिसको पता है सब लोग आंसर करें।
ओके, इसके अलावा है जी सेम सम यूआरएल आल्सो इंक्लूड डेट्स, व्हाट काइंड ऑफ यूआरएल इज दैट। अच्छा देखें, ये डिपेंड करता है, अगर मेरी वेबसाइट है न्यूज से रिलेटेड, न्यूज, तो फिर मैं डेट को प्रायोरिटी देता हूं, डेट को यूआरएल का हिस्सा बना देता हूं, क्योंकि मुझे पता है वो न्यूज का जो पर्पस है ना वो किसी एक पर्टिकुलर डेट के साथ है। लेकिन जो इस तरह के आर्टिकल है ना, जो ब्लॉग है, ब्लॉग, अब इसका ताल्लुक किसी डेट के साथ तो नहीं है ना, कि ऐसा तो नहीं हो सकता भाई आज 25 अप्रैल है तो 25 अप्रैल वाले दिन तो एडवांटेज ऑफ इंटरनेट वर्क करेगा, लेकिन 28 अप्रैल को एडवांटेज ऑफ इंटरनेट के सर्चेस खत्म हो जाएंगे, ऐसा तो कुछ नहीं होने वाला ना। तो इस तरह के जो यूआरएल होते हैं उनके अंदर डेट्स का इस्तेमाल नहीं करना आपने कभी भी। अगर डेट का इस्तेमाल करेंगे तो दिस वुड बी अ रॉन्ग प्रैक्टिस, बैड प्रैक्टिस होगी, ठीक है। लेकिन डेट्स का इस्तेमाल आप न्यूज वाले आर्टिकल में कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आज न्यूज आई कि जी फॉर एग्जांपल कुछ दिन पहले जी नया वजीर आजम ने ओथ ले लिया, फॉर एग्जांपल जी हमारा जो फॉरेन मिनिस्टर है वो नया आ गया, फॉर एग्जांपल नया आर्मी चीफ अपॉइंट हो गया, फॉर एग्जांपल नया चीफ जस्टिस अपॉइंट हो गया। अब भाई ये एक न्यूज है, और अगर ये 25 अप्रैल को नया आर्मी चीफ अपॉइंट हुआ ना, तो ये न्यूज 25 अप्रैल के लिए ही है। 25, 26, 27 अप्रैल तक तो इसके सर्चेज होंगी, 2-3 दिन के बाद इसके सर्चेज होना बंद हो जाएंगी। तो न्यूज आर्टिकल के लिए डेट्स का इस्तेमाल करना बेहतर है, लेकिन जो न्यूज आर्टिकल नहीं है, जनरल ब्लॉग के आर्टिकल हैं, उनमें डेट्स का इस्तेमाल कभी भी नहीं करना यूआरएल के अंदर। क्लियर हो गया जी ये चीज? ओके। फिर हम वर्ल्ड वाइड कैसे टारगेट करेंगे अगर हमें एसईओ डिफिकल्टी का नहीं पता चलता? देखें, ये मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, आई थिंक आपने पिछले लेक्चर्स नहीं सुने, वो जरूर सुन लीजिएगा, उसमें इस चीज का मैंने आंसर किया हुआ है वैसे, कि जो हम रैंकिंग डिफिकल्टी देखते हैं ना वो किसी पर्टिकुलर कंट्री की देखते हैं। जब भी वेबसाइट रैंक होगी वो किसी कंट्री में होगी, कभी भी आपकी वेबसाइट वर्ल्ड वाइड रैंक नहीं होती, ये जहन में रखें। हो सकता है मेरी वेबसाइट आधी दुनिया में रैंक हो जाए, लेकिन वो भी कंट्री वाइज होगी, कि जी ईरान में रैंक होगी, सऊदी अरेबिया में रैंक होगी, इराक में रैंक होगी, पाकिस्तान में होगी, इंडिया में होगी, बांग्लादेश में होगी, हो सकता है रशिया में ना हुई हो सकता है कनाडा में ना हुई हो सकता है जर्मनी में ना हुई हो सकता है जर्मनी में होगी है लेकिन बाकी यूरोप में नहीं हुई, हो सकता है फ्रांस में भी हो गई है, इटली में भी हो गया लेकिन बाकी यूरोप में नहीं हुई। तो ये कंट्री वाइज होते हैं, ठीक है। और बाकी जो इसका वर्ल्ड वाइड होता है वो एवरेज निकाली होती है इन्होंने सर्च बिहेवियर के ऊपर, ठीक है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इतना इतना कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जब हम ब्लॉगिंग देखेंगे ना बना, तो हम देखेंगे सबसे पहले हम किसी कंट्री को टारगेट करके कर रहे होते हैं। अब अगर फॉर एग्जांपल इसको मैं कर रहा हूं ना, तो मेरा फर्स्ट प्राइम टारगेट होता है पाकिस्तान, कि भाई दिस इज माय सर्विसेज साइट, सबसे पहले मैं इसे पाकिस्तान में रैंक कर लूँ। उसके बाद मेरा टारगेट होता है कि अब मुझे क्लाइंट किन कंट्री से मिल सकते हैं, यूएसए से मिल सकते हैं, कनाडा से मिल सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया से मिल सकते हैं, मैं उन कंट्रीज में रैंक करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये फिर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। क्लियर होगी जी? यहां तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। एक क्वेश्चन मैंने पूछा था कि हम पेजिनेशन वेयर वी यूज डायनेमिक यूआरएल्स, ठीक है, ये हम कहाँ पे यूज करते हैं? पेजिनेशंस में, यस, सर्चेज में, जो हम सर्चेज करते हैं उसमें, ठीक है। तो इसका आंसर में किसी ने दिया कि क्यों, वाई। कोशिश करें, अगर आता है तो दें। चलें जी, मैं यहाँ भी आपको एक छोटी सी एग्जांपल करके दिखाता हूँ। ये एक सर्चेज बनी हुई है जी, मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ इंटरनेट। अब देखें ये वाला जो यूआरएल है ये स्टैटिक है या डायनेमिक है? ये वाला जो यूआरएल बना हुआ है सर्च क्वेश्चन मार्क क्यू इज इक्वल टू इंटरनेट, डायनेमिक है, ओके। चलें जी, हम एक और देखते हैं जी, पेजिनेशन वाला कोई पेज देखते हैं इसमें, यस इसमें पेजिनेशन हमने बनाई है, इसमें देखें। अब ये वाला यूआरएल डायनेमिक है या स्टैटिक है? देखें हमने इसके ऊपर पेजिनेशन लगाई हुआ, क्वेश्चन मार्क पेज इज इक्वल टू 2, तो ये डायनेमिक है ना ये भी। तो भाई इसको भी तो हम स्टैटिक बना सकते थे, सर्च वाले को भी स्टैटिक बना सकते थे, इसको भी स्टैटिक बना सकते थे, हमने डायनेमिक क्यों बनाया? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? ठीक है, ये आप लोगों की असाइनमेंट है जी, ये मैं इसका आंसर नहीं दूंगा,
ये वैसे मैंने बताना था, लेकिन चूंकि आप लोगों ने क्वेश्चन पूछा तो मेरे जेहन में आ गया कि मुझे आप लोगों को असाइनमेंट दे देनी चाहिए, क्योंकि वैसे भी मैं देख रहा हूँ लोगों का इंटरेस्ट खत्म होता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता। तो अब मुझे थोड़ी थोड़ी असाइनमेंट्स देनी चाहिए ताकि आप लोगों का इंटरेस्ट डेवलप हो। आपने ये देखना कि हम पेजिनेशन, सर्चेज या इस तरह के जो पेज होते हैं ना वो डायनामिक यूआरएल बना लेते हैं, लेकिन बनाते क्यों हैं? वाई, वेयर नहीं, वाई डू वी यूज डायनेमिक यूआरएल्स? ठीक है, ये आपने कल मुझे आंसर करना है, ठीक है। बल्कि मुझे नहीं आंसर करना, ये आपने क्या करना है, आपने, मैं जाके ना, बल्कि अभी आपके सामने ना, एक मिनट, फेसबुक ओपन करता हूँ। यहाँ पे ग्रुप ओपन करता हूँ और ये क्वेश्चन यहीं पे पोस्ट करता हूँ। Why do we use dynamic URLs for pagination and search pages? ठीक है, अब आपने क्या करना है, आप सब ने सिर्फ आंसर लिखना है यहाँ पे ना, इसके कमेंट में रिप्लाई करना है, और किसी ने कॉपी पेस्ट नहीं करना है, ये जहन में रखना। कॉपी पेस्ट नहीं करना है इंटरनेट से। इंटरनेट से पढ़ना है तो पढ़ जरूर लें, लेकिन आपने अपनी वर्डिंग में एक्सप्लेन करना है, अपनी वर्डिंग में, चाहे टूटी फूटी इंग्लिश हो, डजेंट मैटर। मेरी बात समझ लग गई? ये चीज आप गूगल करें, लेकिन गूगल का आंसर कॉपी पेस्ट नहीं कर देना, पता चले पूरा पैरा उठा के कॉपी पेस्ट कर दिया, ऐसा नहीं करना। अपनी वर्डिंग में लिखें, चाहे टूटी फूटी इंग्लिश हो। आपने बताना है कि स्पेशली ये पेजिनेशन और सर्च पेजेस के लिए हम डायनामिक यूआरएल यूज क्यों करते हैं, जबकि मैं कहता हूं डायनामिक यूआरएल गूगल फ्रेंडली नहीं है, हमें यूज करने चाहिए स्टैटिक यूआरएल, लेकिन इन पेजेस के लिए मैं कहता हूं डायनामिक यूज करने चाहिए। चलें, ये मैंने क्वेश्चन पोस्ट कर दिया, लेकिन क्लास खत्म होने के बाद आपने इसका आंसर करना है। ठीक हो गया, ये आपकी एक छोटे से असाइनमेंट। चलें जी, ये वाले अभी फिलहाल मैं नहीं पढ़ा रहा, ये नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा। कीवर्ड रिच यूआरएल होना चाहिए, ये चीज समझ लग गई? यहां तक कोई इशू है तो मुझे बताएं। यूआरएल का मैंने आपको बता दिया, बड़ा सिंपल इजी सा बना के, कि भाई मैंने जो मेन कीवर्ड है वो निकाले, उसकी लिस्ट बनाई, फिर मैंने उसको देखा ट्रेंड में जाके कि लोग क्या लिख के सर्च करते हैं। ठीक है, मैं पता चले, मैं क्योंकि वेबसाइट थी अमेजोन एफिलिएट, और मैं एफिलिएट कर रहा हूँ यूएसए के अंदर, और यूएसए में मैंने लिख दिया एडवांटेज ऑफ इंटरनेट, जबकि वहां तो लोग सर्च कर रहे हैं बेनिफिट्स ऑफ इंटरनेट। तो भाई फिर ये मेरी एक बैड प्रैक्टिस होगी ना। अगर मैंने वेबसाइट रैंकिंग कर रहा हूँ यूएसए में, तो फिर मुझे बेनिफिट्स ऑफ इंटरनेट बनाना चाहिए ना यूआरएल। यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये एक चीज हमने जरूर समझनी है, लेकिन चूंकि ये मैं वर्ल्ड वाइड लेके चल रहा हूं, तो मैंने यहाँ वर्ल्ड वाइड लिख के देख लिया कि ज्यादातर दुनिया में लोग क्या लिखकर सर्च करते हैं, फिर मैं उसी के अकॉर्डिंगली उसका यूआरएल बना लूंगा। वेरी सिंपल, बहुत इजी। क्लियर हो गया? यूआरएल में अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, मेरी तरफ से यूआरएल कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद फिर मैं मेटा सेटिंग की तरफ जाता हूँ। सर, जिस क्वेश्चन के पेज नंबर डिफरेंट होते हैं इसलिए, अच्छा नहीं यार, आप गूगल कीजिएगा थोड़ा सा। पेज यूनिक करने के लिए भाई स्टैटिक करके भी मैं पेज यूनिक कर सकता हूँ, उसके लिए जरूरी तो नहीं है डायनेमिक से ही पेज यूनिक हो। यूनिक यूआरएल बनाने के लिए हर पेज का, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए मैं स्टैटिक भी तो बना सकता था ना, बाकी पेजेस भी तो मैंने यूनिक किए हैं ना, यूनिक यूआरएल नहीं बनाया क्या? हर पेज के यूनिक यूआरएल बनाया स्टैटिक। देखें ये तो इसका बल्कि पैरामीटर भी है ना कि ये यूनिक होना चाहिए, तो ये यूनिक ही बन रहे हैं ना सारे, तो ये स्टैटिक है। डायनेमिक के खास पर्पस है, इन तरह के पेजेस को डायनेमिक यूआरएल बनाने के खास पर्पस होता है, वो आप लोगों ने बस मुझे बताना है। ओके चलें जी, क्लियर जी यहाँ तक? चलें जी, अब हम नेक्स्ट, इसका जो पॉइंट नंबर 2 है, दैट इज मेटा सेटिंग्स, इसकी तरफ आते हैं। व्हाट इज मेटा सेटिंग, ये होती क्या है? चलें जी, इसके लिए ना मैं एक छोटा सा आपको पहले कोड दिखाता हूँ।
अच्छा, ये जो है ना, ये एक वेबसाइट है, इसको कौन पढ़ता है? इंसान पढ़ते हैं। इंसान आया, उसने देखा अच्छा ये टाइटल है जी, व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट, ये उसका इंट्रोडक्टरी पैरा, ये फिर सब हेडिंग्स बनाई, फिर उसके अंदर पैरास बनाई। अब ये जो सब हेडिंग्स बना के पैरास लिखे जाते हैं, ये इंसानों के लिए समझना आसान हो जाता है, इसी तरह ही है ना। अच्छा, अब मेन कंसेप्ट क्या है भाई? इंसानों से पहले इसको किसने पढ़ना है? गूगल ने। गूगल पढ़ेगा, अंडरस्टैंड करेगा, इंडेक्स करेगा, तो ही गूगल में आएगा ना ये आर्टिकल। गूगल में आएगा तो लोग सर्च करके इसको पढ़ेंगे ना। फील द डिफरेंस। ये लिखा किसके लिए मैंने? इंसानों के लिए। लेकिन इंसानों से पहले मैंने किसको पढ़वाना है? गूगल को। गूगल पढ़ेगा, पसंद आएगा उसे, तो ही इसको अंडरस्टैंड करके इंडेक्स करेगा ना। अगर गूगल को अच्छा ना लगेगा, वो इंडेक्स ही नहीं करेगा। याद करें डे 1, यहाँ ऊपर मैंने आप लोगों को ये पूरी थ्योरी समझाई थी कि गूगल काम कैसे करता है। याद है ना आप लोगों को? यहाँ कहीं मैंने लिखा, यस ये रहा, हाउ सर्च इंजन वर्क्स। यू रिमेम्बर कि भाई सबसे पहला क्या काम है? अब ये आर्टिकल मैं लिख रहा हूं इंसानों के लिए, ये जहन में रखना, मैं गूगल के लिए आर्टिकल नहीं लिख रहा। गूगल को कंटेंट नहीं चाहिए। कंटेंट किसको चाहिए? मेरी ऑडियंस को चाहिए, मेरे यूजर्स को चाहिए। लेकिन यूजर को भेजने से पहले मुझे सर्च इंजन को भेजना पड़ता है। तो भाई मुझे यूजर के साथ साथ सर्च इंजन का भी ख्याल रखना है। आर्टिकल तो मैंने यूजर के लिए लिखा, लेकिन उसको इस तरह से मैनिपुलेट करना है कि वो इंसानों को भी अच्छा लगे और सर्च इंजन भी इसको लाइक करे। अब सर्च इंजन के क्या स्टेप हैं? सबसे पहले उसने क्रॉल करना, मतलब मेरा आर्टिकल रीड करना है। रीड करेगा, फिर उसको अंडरस्टैंड करेगा, समझेगा कि भाई इस बंदे ने, इस ऑथर ने इस आर्टिकल में क्या कहना चाहते हैं, क्या लिखा हुआ है। अब मैं इतना इजी तरीके से, इतनी डिफरेंट एंगल से उस आर्टिकल को कवर करूंगा ना कि सर्च इंजन इजीली अंडरस्टैंड कर जाए। ओके, जब वो अंडरस्टैंड कर जाएगा, उसे अच्छा लगेगा, वो फिर इंडेक्स कर देगा, सेव कर देगा गूगल के अंदर। अब जब लोग सर्च करेंगे ना, फिर वो उन्हें पेश करेगा सर्च इंजन के भाई ये एक आर्टिकल लिखा हुआ है, इसको पढ़ें, ये अच्छा लिखा हुआ है। फिर लोग सर्च करके पढ़ेंगे, तो फिर एक फीडबैक जाएगी सर्च इंजन को। जब उसने पढ़ा एक यूजर ने, और यूजर ने पढ़ के अपना एक फीडबैक देगा, अननोइंगली, बगैर कुछ किए यूजर एक फीडबैक दे देगा अपने बिहेवियर से। वो फीडबैक फिर इसको, सर्च इंजन को बताती है कि ये आर्टिकल अच्छा है या नहीं इंसानों के लिए। एक तो वो है जो उसने खुद पढ़ के अंडरस्टैंड कर लिया, उसे लगा इंसानों के लिए अच्छा है, लेकिन वो इंसानों के लिए नहीं अच्छा था। तो फिर उससे क्या होगा कि बाउंस रेट क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। लोग ओपन करेंगे, फौरन बंद कर देंगे, लोग ओपन करेंगे, फौरन बंद कर देंगे। जब ये बार बार होगा ना, तो गूगल कहेगा यार देयर इज समथिंग रॉन्ग। इसका मतलब मैं लोगों को गलत चीज रिकमेंड कर रहा हूं। जो लोग ओपन करते हैं वेबसाइट और फौरन थोड़ी देर में बंद करके किसी और वेबसाइट पे चले जाते हैं। लेकिन अगर उसी वेबसाइट पे वो ओपन करें, पढ़ें, रीड करें, टाइम ज्यादा लगाएं, तो गूगल को क्या समझ लगेगी कि भाई मैं सही आर्टिकल दे रहा हूं, जो इतना टाइम ये लगा रहे हैं इसके ऊपर। ठीक है, ये सारे का सारा यूजर एक्सपीरियंस के ऊपर है। और एट द एंड ऑफ द डे देखेंगे हम कि एसईओ 90% किस चीज पे डिपेंडेंट होगी? आई एम सॉरी। एट द एंड ऑफ द डे हम देखेंगे कि हमारी सारी की सारी एसईओ ऑलमोस्ट मोर देन 90% यूजर एक्सपीरियंस पे जाके डिपेंडेंट हो जाएगी। कि अगर यूजर का एक्सपीरियंस बेहतर है, तो हमारी वेबसाइट ऑटोमेटिकली रैंक होना शुरू हो जाएगी। यूजर एक्सपीरियंस डाउन हो रहा है, तो हमारी वेबसाइट डाउन होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि गूगल ने वन लाइनर फार्मूला दिया है कि भाई अपने यूजर की आसानी के लिए काम करो, यूजर एक्सपीरियंस बेहतर बनाओ, बस। गूगल कहता है अगर आपका यूजर एक्सपीरियंस अच्छा होगा, आपका यूजर आपसे खुश होगा, तो मैं भी खुश हो जाऊंगा। और जब यूजर खुश है, तो भाई मैं आपकी वेबसाइट को रैंक कर दूंगा, मुझे रैंक करने में क्या प्रॉब्लम है। लेकिन अगर यूजर ही पसंद नहीं कर रहा आपकी वेबसाइट को,
तो फिर तो मैं नहीं रैंक करूंगा। यू गेटिंग माई पॉइंट? ये एक फंडामेंटल हमें समझना है। हमें ये समझ लग गया कि भाई सर्च इंजन काम कैसे करता है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज है रीड करना। तो क्या गूगल भी इसी तरह आर्टिकल जाके पढ़ता है? अब पहला स्टेप, हमें ये तो पता चल गया गूगल ने रीड करना है, लेकिन हाउ, कैसे? कैसे रीड करेगा भाई? गूगल रीड कैसे करेगा? हाउ? क्या वो इसी तरह आर्टिकल में जाएगा और ये पढ़ेगा? नहीं, ये हरगिज नहीं पढ़ेगा। इससे तो उसे कुछ समझ नहीं लगनी। ये तो इंसानों के लिए लिखा हुआ है। गूगल क्या करता है? गूगल इसका सोर्स कोड पढ़ता है। दिस इज व्हाट गूगल विल रीड। कंट्रोल यू, आप इसको सोर्स कोड रीड करेगा। हाउ? सोर्स कोड। सोर्स कोड कैसे ओपन होता है? कंट्रोल प्लस यू। कंट्रोल प्लस यू प्रेस करेंगे। मैं इस वेबसाइट पे गया, कंट्रोल प्लस यू प्रेस किया तो इसका ये सोर्स कोड ओपन हो गया। ये मेरा पेज का सोर्स कोड है। समझ लग गई? अब गूगल का जो क्रॉलर है ना, उसने ये सोर्स कोड स्टडी करना है सारे का सारा जाके। उसने इसी में से कंटेंट लेना है, इसी में से रीड करना है, इसी में से अंडरस्टैंड करना है। यहीं से पता चलेगा कि भाई ये हेडिंग टैग है, ये बोल्ड है, ये H2 है, ये H3 है, या ये H1 है, ये क्या है? ये गूगल को यहां से देख के नहीं पता चलेगा ये H1 है, H2 है, ये क्या है। अब इंसानों को भी समझ नहीं लगती। अब ये देखे ना, ये मैंने सबसे बड़ा टेक्स्ट लिखा, उससे छोटा ये, उससे छोटा ये। अब मैं इंसानों को तो विजुअली लुक दे रहा हूं। अब गूगल को कैसे पता चलेगा कि इसमें इंपॉर्टेंट टैग्स कौन से हैं, इंपॉर्टेंट वर्ड्स कौन से हैं, इंपॉर्टेंट हेडिंग्स कौन सी हैं? उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? हेडिंग टैग्स, H टैग भी उसे कहते हैं, हेडिंग टैग्स। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट। हेडिंग टैग्स, हेडिंग टैग्स को हम H टैग्स भी कहते हैं। ये कहां से कहां तक होते हैं? H1 to H6 तक। इसमें 6 तरह के हेडिंग टैग होते हैं। H1 जो होता है उसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा हाई होती है, फिर H2 की होती है, फिर H3 की होती है, फिर H4 की होती है, फिर H5 की होती है, और सबसे कम H6 की होती है। ये 6 तरह के, 6 लेवल के हेडिंग टैग्स हैं। अब देखें, अब ये वाला जो टेक्स्ट है ना, ये सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट है ना। जो मेरा मेन टाइटल है वो सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट होगा। ये किस में होता है? टाइटल जो है ना मेरी वेबसाइट का, दैट वुड बी इन H1, हेडिंग टैग 1 में होगा, क्योंकि इससे मुझे सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट करना है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये मेरे लिए। कोई भी बंदा, इनफैक्ट आप में से कोई भी स्टूडेंट अगर इस आर्टिकल को पढ़ना चाहता है तो वो क्या आर्टिकल को वैसे ही पढ़ना शुरू कर देगा? नहीं, वो सबसे पहले इसका टाइटल पढ़ेगा। इसी तरह ही है ना, सबसे पहला काम टाइटल पढ़ेंगे, फिर आप डिसाइड करेंगे कि क्या ये आर्टिकल आपको पढ़ना चाहिए या नहीं। दूसरे नंबर पर आप इसकी हेडिंग्स देखते हैं, सब हेडिंग के। अच्छा, इसने एडवांटेजेस लिखा, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन डिस्कस किया, सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट, कीप इन्फॉर्म्ड, ऑनलाइन शॉपिंग एंड एटसेट्रा एटसेट्रा। फिर आप कहेंगे अच्छा मुझे तो ये देखना था कि भाई ये सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट कैसे है, आप ये वाला एक पैरा पढ़ लेंगे। अगर आप कहें कि जी नहीं मुझे तो इसका ये भी पढ़ना है, ये चीज भी देखनी है, फिर आप डिटेल में जाते जाएंगे। लेकिन सबसे पहले आप H1 को नोट करता है एज बीइंग इन ह्यूमन, फिर H2 को, फिर इसकी जनरल हेडिंग टैग्स को। समझ लग रहा है ना? यही काम गूगल करता है। गूगल देखता है कि भाई इसकी इंपॉर्टेंट चीज क्या है। सबसे पहले वो उसको अंडरस्टैंड करता है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है? एक आर्टिकल का टाइटल होता है। समझ लग गई? तो फिर वो टाइटल को अंडरस्टैंड करता है, ये इसका सोर्स कोड है। अब इसके अंदर, अच्छा, हम इंसानों ने जितनी भी तरक्की की है, एक इंपॉर्टेंट चीज है समझने की। साइंस के अंदर 99% वो तरक्की पता कहां से ली है? वो कंसेप्ट हमने कहां से लिया? वो कंसेप्ट हमने इंसानों से लिया। 99% कंसेप्ट हमने इंसानों से लिया, जानदारों से लिया, उस मखलूक से लिया जो अल्लाह ताला ने पैदा की। उसी मखलूक की को बेस बना के
उसी मखलूक का सिस्टम जो अल्लाह ताला ने बनाया, हमारी बॉडी का सिस्टम, उसी को बेस बना के हमने साइंस की सारी की सारी तरक्की की है, साइंस में सारी की सारी इजादात की है। समझ लग गई? यहां तो कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अच्छा, अब जब ये वेबसाइट बनती है ना, इसको भी हमने सबसे पहले दो हिस्सों में डिवाइड किया। ये थोड़ा सा समझने की जरूरत है। किन दो हिस्सों में? सबसे ऊपर हेड, दूसरे नंबर पर बॉडी। ठीक है, और इसको हमने एनवेलप दे दिया HTML का। HTML लैंग्वेज है जिसके अंदर वेबसाइट का पेज डिजाइन होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल, समझ लगी ये चीज? अब HTML के अंदर एक हेड होता है, एक बॉडी होता है, बिल्कुल उसी तरह जैसे इंसानों का ऊपर हेड होता है और नीचे पूरी बॉडी होती है, इसी तरह होती है ना। सेम सोर्स कोड देखते हैं, ये देखें HTML शुरू हुई किस लैंग्वेज में हम कर रहे हैं जी? इंग्लिश में। सबसे पहले हमने क्या शुरू किया? हेड टैग। ये चीज थोड़ी सी समझने की जरूरत है और बहुत आसान है, इतनी आसान, मुझे पूरा यकीन है कि आप सबको अभी समझ लग जाएगी। ये देखने में आपको लगता है हाय कोडिंग, हाय ये क्या चीज है, पता नहीं क्या बला है, लेकिन अभी 5 मिनट के बाद आप कहेंगे सर ये तो है ही बहुत आसान, सिर्फ थोड़ा सा फोकस करना है आपने। देखें ये HTML शुरू हुई लैंग्वेज है ये, और ये सारे का सारा सोर्स कोड है, कोडिंग है। हमें कोडिंग में जाने की जरूरत नहीं। सबसे पहले हमने ये देखना है, हमने जैसे कहा कि हम पहले हेड टैग बनाते हैं। जैसे कि अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म के ऊपर सबसे पहले एक हेड बनाया, सर, और उस हेड के अंदर हमारा क्या रख दिया? हमारे बाल रख दिए, हमारा फोर हेड रख दिया, हमारी आईज रख दी, हमारा नोज रख दिया, हमारे ईयर रख दिया, हमारा माउथ रख दिया, लिप्स, टंग्स, टीथ, नेक, चिन, ये सारी चीजें हेड के अंदर रख दी ना। अब कुछ चीजें हमारी हेड के अंदर रख दी और कुछ चीजें हमारी बॉडी में रख दी अल्लाह ताला ने। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है हमारे जिस्म का? हमारा हेड, यही है ना। हालांकि हेड का साइज बहुत छोटा है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हमारे हेड के अंदर रख दी अल्लाह ताला ने। हमारे जितने सेंसर हैं, ज्यादातर सेंसर हमारे हेड पार्ट के अंदर है। हमारा देखने का सेंसर, हमारा सुनने का सेंसर, हमारा चखने का, टेस्ट करने का सेंसर, ये सारे अल्लाह ताला ने हमारे हेड के अंदर रख दिए। फिर कुछ सेंसर हमारे बॉडी में रख दिए, लेकिन बहुत कम। सेम इसी तरह जब हम वेबसाइट बनाते हैं ना, तो वेबसाइट की जो इंपॉर्टेंट चीजें, मेटा सेटिंग, उसकी एसईओ की सेटिंग, ये सारी के सारी हम कहाँ रखते हैं? हेड टैग के अंदर। ये समझने की जरूरत है। ये देखें, ये मेटा है ना, ये मेटा है, मेटा मेटा, ये सारी मेटा सेटिंग है, ये सारी मेटा सेटिंग। फिर उसके अंदर स्क्रिप्ट, जितने भी स्क्रिप्ट हमने रखने हैं अपनी वेबसाइट के अंदर वो भी, फिर ये मेटा आ गया, फिर स्क्रिप्ट। अब ये देखें, ये है टैग, खत्म हो गया। अच्छा, HTML का ना एक बड़ा सिंपल सा रूल है, जिस नाम से टैग शुरू होता है ना, वो ये ब्रैकेट, करली ब्रैकेट जो होती है ना, इसमें शुरू होता है और इसी में ही खत्म होता है। खत्म करने के लिए सिर्फ एक स्लैश लगाई जाती है। इसका ये मतलब है यहाँ पे ये टैग शुरू हुआ और यहाँ पे ये टैग खत्म हो गया, सिंपल। यहाँ से HTML शुरू हुई, यहाँ पे ये HTML खत्म हो गई। भाई यहाँ पे हमने हेड शुरू किया, यहाँ जो भी लिखना था यहाँ बीच में आता गया, और जब सारा हेड कंप्लीट कर लिया और यहाँ पे हेड हमने खत्म कर दिया। हमने कोडिंग के थ्रू ये बताना था भाई यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ पे खत्म हो रहा है। जब स्लैश आते हैं ना, तो उसे खुद ही समझ लग जाती है, अच्छा ये टैग अब खत्म हो गया। कोई मुश्किल तो नहीं लग रहा? समझ लग रही है ना? चीजें आसान है। मुश्किल लग रहा है तो बता दे, मैं मजीद चीजों को आसान करने की कोशिश कर सकता हूँ। अच्छा, हम देखते हैं भाई, ये देखें, यहाँ HTML शुरू हुई और सबसे नीचे जाके HTML खत्म होगी। ये देखें, ये HTML खत्म होगी ना सबसे नीचे जाके। ओके, फिर हमने HTML के अंदर हेड शुरू किया। अब हेड के अंदर जो जो चीजें आनी थी, उसका सर, मुंह, आंख, नाक, कान,
सारा कुछ हमने डाला कोडिंग के अंदर, और जब ये खत्म हो गया तो ये लें जी हेड खत्म हो गया। समझ लग गई यहां तक? यहां तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं? अच्छा, अब जब सर खत्म होता है तो फिर क्या बॉडी शुरू हो जाती है ना। देखें हेड खत्म हुआ, बॉडी शुरू हो गई। ये देखें, अब फिर बॉडी के अंदर जो कुछ हमने कंटेंट डाटा शाटा लेकर आना था, सारा डाटा वेबसाइट का, मेन्यू सिस्टम, सर्च सिस्टम, कंटेंट, आर्टिकल, ब्लॉग का कंटेंट, इमेजेस, वो सारी इसके अंदर बॉडी के अंदर वो डाली। डाल के यहाँ देखें, यहाँ पे आके बॉडी खत्म हो गई। जब बॉडी खत्म हुई तो HTML भी खत्म हो गई। भाई HTML में हमने देखा तो दो ही हिस्सों में हमने डिवाइड किया था, एक सर जिसे हेड किया, एक बॉडी, हेड और बॉडी। पहले हेड शुरू हुआ, हेड खत्म हुआ, फिर हेड खत्म होते ही बॉडी शुरू हो गई, फिर बॉडी खत्म हुई। जब हेड भी खत्म हो गया, बॉडी भी खत्म होगी, तो HTML भी ऑटोमेटिकली खत्म। समझ लग गई? अब बेसिकली जो गूगल ने रीड करना है ना, वो ये सोर्स कोड रीड करना है। गूगल ने सबसे पहले आके आपका क्या करना है, हेडर फाइल को स्टडी करना है, हेड को स्टडी करना है। ये कि आपने हेड के अंदर क्या क्या रखा है। हेड में बड़ी यूजफुल इंफॉर्मेशन है, जैसा कि टाइटल, जैसा कि डिस्क्रिप्शन, कि इस आर्टिकल के अंदर डिस्क्रिप्शन क्या लिखी हुई है, जैसे कि इसके कीवर्ड्स, जैसे कि इसके ओजी टैग्स, ट्विटर की सेटिंग है, ये ओजी की सेटिंग है। ये सारी चीजें गूगल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि कहाँ होता है, हेड के अंदर होता है। समझ लग गई? यहां तो कोई कंफ्यूजन तो नहीं है आप लोगों को? अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें, हम थोड़ी सी ब्रेक लेते हैं आप लोगों के लिए। सही, ओके, बाकी सबको भी क्लियर है? जी, ये डिजाइनिंग खुद करते हैं, ये डेवलपर का काम है, इसमें अभी आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। दिस इज नॉट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज बीइंग एन एसईओ एक्सपर्ट। एसईओ एक्सपर्ट का काम कोडिंग करना नहीं है, ये डेवलपर का काम है आपके। वैसे ये मैं कोडिंग भी पढ़ाऊंगा आपको, ये HTML CSS ये क्या है, कैसे कोड होते हैं, ये कोडिंग भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। और इतनी आसान है कि आप कहेंगे कि यार इससे आसान तो कोई चीज होती नहीं है। ओके, अच्छा, मेटा सेटिंग के अंदर सबसे पहला जो हमने काम करना है ना, वो क्या करना है, हमने मेटा टाइटल बनाना है। टाइटल, अच्छा, टाइटल में भी मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं, कि ये मेटा टाइटल है, पोस्ट टाइटल है, ब्लॉग टाइटल है, पेज टाइटल है, क्या है। अभी मैं बात कर रहा हूँ मेटा टाइटल। मेटा टाइटल किसे कहते हैं, जो यहाँ पर शो होता है। ये देखें, जरूरी नहीं है कि जो यहाँ पर शो वही टाइटल। अब देखें यहाँ पे क्या शो है, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। जबकि यहाँ टाइटल क्या लिखा हुआ, यहाँ लिखा हुआ व्हाट आर दी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनेट, जबकि यहाँ लिखा है सिर्फ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनेट। तो यहाँ से आपको फर्क पता चला। ये वाला जो टाइटल है इसको कहेंगे मेटा टाइटल, और इसको कहेंगे पोस्ट टाइटल। अच्छा, ये जो मेटा टाइटल है ना, ये इंपॉर्टेंट है एसईओ के लिए। देखें सोर्स कोड में टाइटल कहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, ये देखें, ये लिखा हुआ ना, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। ठीक हो गया जी, ये चीज समझ लग गई। ये हमारा मेटा टाइटल इंपॉर्टेंट है। और ये कहाँ शो होता है जी? ओके जी, लेट्स कम इन द गूगल। गूगल में मैं यहां जाके लिखता हूं जी एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट, लिख के सर्च किया जी। अच्छा, गूगल हमें क्या शो करता है जी, ये अभी हम देखते हैं जी। जो इंपॉर्टेंट चीज है समझने वाले, गूगल ने हमें जो चीज शो की, तीन चीजें। अच्छा, एक मिनट, मुझे ना पहले यहाँ से कुछ प्लगइन्स ऑफ करने दें,
ताकि ये चीजें आपको ना समझ लग जाए इसीलिए, वरना कहीं ये कंफ्यूज ना कर दें आप। ये भी ऑफ कर दिया, कीवर्ड एवरीवेयर को भी ऑफ कर दिया। ये कहाँ से आ गया? जी दोबारा सर्च करता हूँ जी, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ। हाँ अब ठीक है। अब देखें, क्योंकि ये डाटा आ रहा है, ये कहाँ से आ रहा है? किस ऐप से आ रहा है? मोस मोस। अच्छा एक मिनट, कीवर्ड सर्च को नहीं है इसके। बस सजेस्ट किया जा सकता है। बस सजेस्ट को भी मैं कर देता हूँ। लिखा और सर्च किया। यस अब बिल्कुल नीट एंड क्लीन रिजल्ट आ रहे हैं, जो कि एक्चुअल गूगल शो करता है। पहले वो काफी सारा एक्स्ट्रा डाटा आ रहा था ना, जो मेरी एक्सटेंशंस की वजह से आ रहा था, तो मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता था। देखें, जब भी गूगल में कोई चीज सर्च करते हैं ना, तो गूगल हमें कितनी चीजें शो करता है? तीन चीजें। तीन में सबसे ऊपर जो चीज शो करता है वो क्या चीज है? यूआरएल। ठीक है, ये देखें, ये यूआरएल है ना, ऊपर सबसे ऊपर जो शो कर रहा है, यूआरएल यूआरएल। देखें यही था ना, ये हम इस वेबसाइट के एग्जांपल लेके चल रहे थे ना, dgapps.com के। ये देखें, ये इसने क्या कहा? dgapps.com एडवांटेजेस डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनेट। यही हमने यूआरएल रखा हुआ था, ये देखें यही यूआरएल है ना, वही यूआरएल इसने यहाँ पर शो कर दिया। तो सबसे पहली चीज जो आएगी यूआरएल, लेकिन उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है ना, ये देखें, ये क्या है? ये टाइटल है, एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट, लिस्ट ऑफ टॉप 10 एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट, एडवांटेज डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट। अब ये देखें, ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब लोगों ने क्लिक करने से पहले, अब अगर आपने कोई वेबसाइट, कोई कीवर्ड सर्च कर रहे हैं, और आप सबसे पहला काम क्या करते हैं? व्हाट यू डू? अगर आप गूगल पे सर्च कर रहे हैं, तो सबसे पहले क्लिक करने से भी पहले इसका ये टाइटल पढ़ते हैं कि ये लिखा क्या हुआ, क्या ये वही चीज है जो आप ढूंढ रहे हैं या नहीं। आपको इन चीजों का पता नहीं है, लेकिन फिर भी आप यही काम करते हैं। जब भी कोई कीवर्ड सर्च करते हैं, क्लिक करने से पहले आप देख लेते हैं, अच्छा ये वही चीज है जो आप ढूंढ रहे हैं, आप इसको क्लिक करके न्यू टैब में ओपन कर लेते हैं। अच्छा जी, ये भी वही चीज है जो आप ढूंढ रहे थे, इसको भी क्लिक करके न्यू टैब में ओपन कर लेते हैं, तो ये आर्टिकल, ये वेबसाइट इस तरह ओपन हो जाती है। ये चीज समझ लगी आपको? ये तीन चीजें शो करता है। सबसे ऊपर यूआरएल, दूसरे नंबर पर टाइटल, और इस टाइटल को क्या कहते हैं? मेटा टाइटल। ये वही टाइटल है, मेटा टाइटल है, जो यहाँ पर नजर आता है, ये इसके अंदर टैब के अंदर वही टाइटल यहाँ पर शो होता है गूगल सर्च में। तो खुद सोचें, सबसे पहला पोस्ट टाइटल, पेज टाइटल तो बाद में पढ़ने हैं लोगों ने जाकर, जब वो वेबसाइट ओपन करेगा। वेबसाइट ओपन करने से पहले जो टाइटल वो आपका पड़ेगा, दैट इज मेटा टाइटल। अगर मेटा टाइटल आपका बड़ा इंटरेस्टिंग है, फनी है, आपका इंप्रेसिव है, कंपेल कर रहा है लोगों को कि क्लिक करके देखें एक दफा, तो भाई आपकी ट्रैफिक बढ़ना शुरू हो जाएगी ना। तो मेटा टाइटल का तो बड़ा रोल है। फिर ये वाली जो दो तीन लाइंस होती है ना, ये क्या चीज होती है? आई एम सॉरी जी, सॉरी, ये समझ लगी? ये जो दो लाइंस नीचे शो की है ना, हर वेबसाइट के नीचे, इसे कहते हैं मेटा डिस्क्रिप्शन। जो गूगल के अंदर गूगल
सर्चेस में बेसिकली 3 चीजें शो होती हैं। द वन इज यूआरएल, द अदर इज मेटा टाइटल, द थर्ड इज मेटा डिस्क्रिप्शन। गूगल कहता है भाई अपनी वेबसाइट का एक टाइटल मुझे दो और अपनी वेबसाइट का डिस्क्रिप्शन भी दो, 1-2 लाइंस में जस्ट। वो कहता है आपने एडवांटेज ऑफ इंटरनेट के बारे में जो लिखा हुआ है ना, ये जिस भी पेज जो भी कंटेंट लिखा हो, सिर्फ 2 लाइनों में पहले मुझे बताओ ये क्या है। याद है बचपन में आप समरी लिखा करते थे, अब्स्ट्रैक्ट लिखा करते थे, डू यू रिमेम्बर? ये बेसिकली आपके पूरे आर्टिकल की समरी है, ये समझ रहे हैं। बेसिकली वो समरी पढ़ के आप पूरी कहानी समझ जाया करते थे ना, वो पूरा चैप्टर समझ जाते थे। सेम इसी तरह गूगल ये समरी 2 लाइनें पढ़कर समझ जाता है कि आपने इस आर्टिकल के अंदर क्या लिखा होगा या क्या कहना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। तो ये समरी कैसे लिखनी है, जिसे कि बेसिकली हम मेटा डिस्क्रिप्शन कहते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। फिर मेटा टाइटल कैसे लिखना है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। यूआरएल कैसे लिखना है ये तो आपने समझ लिया, ठीक है ना। अब मेटा टाइटल के लिए सबसे पहले हम रूल्स बनाते हैं कि जी रूल्स क्या है, फिर उसके अकॉर्डिंगली हम मेटा टाइटल्स देखेंगे। मेटा टाइटल रूल्स, चलें जब जल्दी से मुझे बताते जाएं मेटा टाइटल लिखने के क्या रूल्स हैं। नंबर 1, यूनिक होना चाहिए, मतलब सेपरेट फॉर ऑल द पेजेस। जितने भी पेज हैं हमारी वेबसाइट के लिए, हर पेज के लिए अलग से मेटा टाइटल बनाना है। ये ना हो एक टाइटल बनाएं और आप हर एक को कॉपी पेस्ट करते जाएं, ऐसा नहीं करना। नंबर 2, कीवर्ड रिच होना चाहिए। क्या, यानी कि दिस शुड कंटेन ऑन आवर मेन कीवर्ड्स। जो हमने मेन कीवर्ड्स निकाले ना, उन्हीं कीवर्ड्स को यूज करके हमने ये टाइटल बनाना है। क्लियर होगी? ओके। फ्रेश होना चाहिए, ठीक है भाई। ऐसा ना हो कि एक चीज इंफॉर्मेशन आप, अच्छा ये फ्रेश वाला भी छोड़ दें, ये कंटेंट जब पढ़ाऊंगा ना तब मैं आपको कवर करवाऊंगा कि फ्रेश कंटेंट का क्या मतलब है। फिर इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है लेंथ, कि भाई इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, कितना बड़ा टाइटल होना चाहिए। गूगल ने आपको कहीं ये नहीं बताया कि कितने कैरेक्टर का होना चाहिए, लेकिन गूगल ने एक चीज आपको बता दी। वो क्या? गूगल कहता है भाई मेरे पास इतनी स्पेस है, यहां से लेके यहां तक, इतनी स्पेस में जितना भी कंटेंट आ गया मैं शो कर दूंगा। अब वो स्पेस कितनी है, उस स्पेस को गूगल कहता है 512 पिक्सल। गूगल कहता है आई हैव 512 पिक्सल स्पेस फॉर द मेटा टाइटल। ठीक है, टाइटल के लिए 512 पिक्सल है सिर्फ। अब मुख्तलिफ एक्सपर्ट्स ने मुख्तलिफ तरह का कंटेंट लिखकर एक्सपेरिमेंट किया। जब एक्सपेरिमेंट किया तो एक रफली अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 60 कैरेक्टर्स अप्रोक्सीमेटली इसके अंदर 512 पिक्सल के अंदर शो हुए, तकरीबन 60। ये 55 भी हो सकते हैं, ये 65 भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि बस 60 ही होने चाहिए। बस सिंपल इज दैट कि वो 512 पिक्सल के अंदर ही हो, ताकि वो आपका मेटा टाइटल जो है ना वो कट ना हो। वरना अगर ज्यादा लंबा लिखेंगे तो गूगल क्या करेगा, गूगल उसे काट देगा और उसके आगे डॉट्स, जैसे ये देखें। अब ये इसका टाइटल पूरा नहीं, आगे ये कुछ और भी लिख रहा था, लेकिन गूगल ने कहा सॉरी आपकी स्पेस खत्म होगी, उसने डॉट डॉट लगा दी। ये देखें, ये लॉन्ग एंड, इसका मतलब आगे कुछ लिखा हुआ है ना इसने, इसलिए उसने गूगल ने डॉट डॉट लगा दी कि भाई आपकी स्पेस खत्म। ठीक है, तो ये तकरीबन 60 है करेक्टर। आए हम इस करेक्टर को अगर गिनना चाहें, लेट्स सी, काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11वीं स्पेस है, फिर 3 14 15 16 17 18 20 23 26 28 29 30 31 32
32 और 3 35 और 3 38, 2 40, 41, 41 और 5 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 और 3 56। 56 करैक्टर के बाद इसने डॉट लगा दिया 56 करैक्टर के बाद, और 3 उसने 56 7 और 3 ये तकरीबन 60 करैक्टर उसने टोटल ये शो किया 60। समझ लगी ये चीज, यानी कि तकरीबन रफली 60 एक करैक्टर शो हो सकते हैं। लेकिन अब ये तो डी था ना, ज्यादा स्पेस लेता है, ई ज्यादा स्पेस लेता है, एल ज्यादा, अगर यहीं पे सारे आई 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 लिखे होते तो भाई हो सकता है वो 100 करैक्टर आ जाए 512 पिक्सल में। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि कितने ऐसे करैक्टर हैं जिनको स्पेस ज्यादा चाहिए, तो हम यहाँ देखें, ये एक बड़ी मजे की चीज है। अब डी और आई में देखें, आई को बहुत कम जगह चाहिए, डी को ज्यादा जगह चाहिए लिखने में, इसी तरह है ना। तो ये डिपेंड करता है कि किस तरह के ज्यादा करैक्टर हैं उतनी ही स्पेस, लेकिन ऑन एवरेज क्योंकि हमारा कंटेंट मिक्स होता है, तकरीबन 60 करैक्टर्स अप्रोक्सीमेटली जगह होती है हमारे पास। समझ लगी ये चीज, यानी कि 60 एक करैक्टर का हमने आर्टिकल लिखना है, ना ज्यादा छोटा करना ना ज्यादा बड़ा। तो इसके लिए मैं हमेशा कहता हूं कि मिनिमम जो लेंथ रखनी है वो 50 रखनी है, 50 से कम नहीं जाना, एंड और जो मैक्सिमम लेंथ रखनी है दैट शुड बी 70, 70 से ऊपर नहीं जाना, 50 से नीचे नहीं जाना, 70 से ऊपर नहीं जाना, लेकिन आइडियल साइज 60 है। क्लियर होगी ये चीज, ये लेंथ का फॉर्मूला है कि भाई लेंथ कितनी होनी चाहिए टाइटल की, मेटा टाइटल की। यहां तो कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये सीटीआर बेस्ड हो, सीटीआर ज्यादा नहीं, इसे कहते हैं सीटीए बेस्ड होना चाहिए, क्लिक टू एक्शन। यानी कि आपका टाइटल ऐसा होना चाहिए कि यूजर मजबूर हो जाए इसके ऊपर क्लिक करने पे, कि वो एक्शन ले कि आखिर है क्या इसमें। अब सीटीए बेस्ड टाइटल बनाने के लिए जरूरी है कि दैट शुड बी इमोशनल प्रोवोकिंग, या इमोशनल इवोकिंग होना चाहिए, बेसिकली प्रोवोकिंग नहीं, इवोकिंग, इमोशनल इवोकिंग हो कि भाई इमोशंस के साथ खेलता हो। वो एक दफा मुझे अच्छी तरह याद है, इमरान खान वजीर आजम बना, उसके कुछ दिनों के बाद एक न्यूज आई कि एजेंसीज का एक बहुत बड़ा क्रैकडाउन, इमरान खान के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी, और इमरान खान को अरेस्ट करने के लिए पुलिस के छापे। अभी इमरान खान कुछ दिन पहले ही वजीर आजम बना था, तो एक बहुत बड़ी न्यूज बन गई ना कि यार अभी ये वजीर आजम बना है, इसके खिलाफ अभी ऐसा क्या हुआ कि अरेस्ट वारंट भी, और वजीर आजम के खिलाफ अरेस्ट करने के लिए टीमें निकल पड़ी हैं। तो ये इमोशनल इवोकिंग हुआ ना। आप इमेजिन नहीं करेंगे विद इन 1 आवर उसके ऊपर मोर देन 1 मिलियन क्लिक हो गए थे उस आर्टिकल के, मोर देन 1 मिलियन विद इन 1 आवर। क्यों? क्योंकि वो हमारे इमोशंस के साथ खेला था। फिर क्या हुआ, जब क्लिक करके गए अंदर, उसने पूरी कहानी बनाई, और एंड पे उसने पता चला कि ये जो इमरान खान जिसके खिलाफ अरेस्ट वारंट निकला, ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान नहीं है, ये कोई और इमरान खान है। तो एक बंदा होगा उसका नाम भी इमरान खान होगा, वो एक ऐसा बंदा जिसके ऊपर जिंदगी में कभी किसी मीडिया ने न्यूज नहीं पब्लिश की होगी, लेकिन चूंकि उसका नाम एक मैच कर गया वजीर आजम के साथ, तो उन्होंने सब ने एक बड़ा एक इमोशनल इवोकिंग न्यूज बनाई, और चंद घंटों में मिलियंस ऑफ व्यूज लेकर वो गए। इसको कहते हैं वायरलेबल कंटेंट, ऐसा कंटेंट जो वायरल हो सकता है। वायरल, वायरल पता है किसे कहते हैं? इट्स अ वायरस। जैसे हम कहते हैं ना कि जी आजकल वायरल फैला हुआ है जी, ये हर किसी को जुकाम हो रहा है, क्या हवा में फैल गया, ये इसी तरह ही है कि एक कंटेंट ऐसा आता है अचानक से, वो विद इन फ्यू मिनट्स, विद इन फ्यू आवर्स वो पूरी दुनिया में फैला होता है सोशल मीडिया पे, ऐसे कहते हैं वायरल कंटेंट। तो आपका जो आर्टिकल का टाइटल है ना, वो इतना इमोशनल इवोकिंग होना चाहिए कि वो बंदे को एक दफा ना मजबूर करे कि यार क्लिक करके देखो तो सही इसमें है क्या। ठीक है। अब जैसे वो जब नवाज शरीफ के खिलाफ धरने दिए हुए थे ना इमरान खान ने जब, तो उस वक्त एक न्यूज आई कि अवाम की
अवाम के प्रेशर की वजह से वजीर आजम आज मुस्तफी होने का ऐलान कर रहे हैं। अब हमारे लिए तो बड़ा एक इमोशनल कि यार इतना प्रेशर बन गया कि नवाज शरीफ रिजाइन कर रहा है। जब वो खोली तो वो पता चली कि जी ये किसी और कंट्री का वजीर आजम था जो रिजाइन कर रहा है आज। तो ये एक इमोशनल इवोकिंग न्यूज होती है, इमोशनल इवोकिंग टाइटल्स होते हैं। तो आपने भी अपने टाइटल को इस तरह बनाना है कि वो इमोशनल इवोकिंग हो, बेसिकली सीटीए बेस्ड हो, क्लिक हो। और उसके लिए क्या इमोशनल इवोकिंग कैसे बना सकते हैं? उसमें कोई प्रॉमिसिंग स्टेटमेंट हो, कोई क्वेश्चन हो, ठीक है, कोई प्रॉमिसिंग स्टेटमेंट हो, क्वेश्चन हो, कोई अस्टॉनिशिंग, हैरान कर देने वाली, उसे क्या कहेंगे, हैरान कर देने वाली स्टेटमेंट, ठीक है, ओके। फैक्ट्स एंड फिगर्स, फैक्ट्स एंड फिगर से रिलेटेड कोई चीज हो उसके अंदर, आर्टिकल के अंदर। और अच्छा, जब भी फैक्ट्स एंड फिगर देने हैं ना, एक चीज ध्यान में रखिएगा, कभी भी कंप्लीट फैक्ट्स एंड फिगर नहीं देने, आधे देने, आधे। अभी इस लेक्चर के शुरू होने से पहले ना एक बच्चे ने मेरे से क्वेश्चन पूछा, आप ही की क्लास में भी थोड़ी देर पहले, कि सर अक्सर फेसबुक पे पोस्ट आती है, वो कहते हैं जी हमसे ये काम करवाएं, लेकिन वो प्राइस नहीं लिखते, और जब हम प्राइस पूछते हैं वो कमेंट में बताते भी नहीं है, वो कहते हैं जी इनबॉक्स करें। तो ये क्या है? वो यही है कि वो आधी चीज आपको आधा नॉलेज देते हैं, फिर वो कहते हैं ताकि लोग इसके ऊपर रिएक्शन लें, लोग इसके ऊपर एंगेजमेंट करें। और अगर उसने पहले कमेंट में या पोस्ट में बता दिया कि इसके जी इतनी प्राइस है, बिलीव मी अगर 100 कमेंट हुए ना तो फिर शायद 10 भी ना होंगे। अब अगर एक पोस्ट के नीचे सिर्फ 10 कमेंट हैं, उसकी एंगेजमेंट डेफिनेटली कम होगी। अगर उसी पोस्ट के नीचे 100 लोगों ने कमेंट कर दिया तो उसकी एंगेजमेंट बढ़ जाएगी। बेसिकली आप आधा फैक्ट बता देते हैं, आधा छुपा के रखते हैं, ताकि लोगों में जानने का तजस्सुस पैदा हो, क्यूरियोसिटी हो। मुझे लगता है ना, क्यूरियोसिटी एग्जिस्ट करनी चाहिए, तजस्सुस हो कि यार आखिर है क्या इसमें, चलें देखें तो सही। अगर सारा सच ही आपने टाइटल के अंदर बता दिया तो कोई भी बंदा फिर क्लिक नहीं करेगा। समझ लग गई? बेसिकली ये चंद एक रूल्स हैं। फिर यूज ऑफ स्पेशल करेक्टर्स, आप सिर्फ 2 तरह के स्पेशल करेक्टर यूज कर सकते हैं, डैश, जिसे ये कहते हैं, एंड पाइप। ये 2 स्पेशल करेक्टर आप टाइटल में यूज कर सकते हैं। इसके अलावा कोई स्पेशल करेक्टर आपने टाइटल के अंदर यूज नहीं करना। समझ लग गई है? यहां तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? बस ये 5-6 चीजें अगर आप अपने जहन में रख लें तो आपका एक बड़ा वीवीआईपी टाइटल बन जाएगा। भाई जो भी टाइटल बनाना है हर पेज के लिए अलग बनाना है, नंबर 1। फिर जो टाइटल मैं बना रहा हूं इसके लिए वो कीवर्ड रिच होना चाहिए, मतलब ये जो मेरे कीवर्ड्स है ना, इन्हीं को यूज करते हुए मैंने टाइटल बनाना है। फिर जब इन्हीं को यूज करते हुए टाइटल बनाना है, भाई कितना लेंथी बनाना है? भाई जी 60 करैक्टर तक का बनाना है बस, ज्यादा लेंथी नहीं बनाना। लेकिन उसके अंदर ये चीजें होनी चाहिए, क्रिस्पी स्टेटमेंट होनी चाहिए, क्रिस्पी टाइटल होना चाहिए, प्रॉमिसिंग कोई स्टेटमेंट हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स दे दें, कोई क्यूरियोसिटी उसके अंदर पैदा करें ताकि लोग उसके ऊपर क्लिक करें। फिर भाई जो टाइटल बनाना है ना उसके अंदर सिर्फ 2 तरह के स्पेशल कैरेक्टर यूज कर सकते हैं, द वन इज डैश, द अदर इज पाइप। इसके अलावा कोई तीसरा स्पेशल कैरेक्टर आपने यूज नहीं करना। अब आप अगर हम इसमें देखें तो आपको इन 2 के अलावा कोई कैरेक्टर नहीं नजर आएगा। देखें इस पूरे में सिर्फ एक डैश यूज हुआ है,
इसमें अच्छा ये 10+ लिखना चाहता था, उसने अपनी स्पेस बचाने के लिए प्लस का सिंबल बनाया। यहाँ भी देखें सिर्फ डैश यूज हुआ है। यहाँ मैंने एंड के लिए एंड का ये यूज किया हुआ है, डैश यूज हुआ है, डैश यूज हुआ है, ये इसने ब्रैकेट्स यूज किए हैं। मैं रिकमेंड नहीं करता कभी भी इसके अलावा। इसके अलावा आप पाइप यूज कर सकते हैं, पाइप का करैक्टर ना। तो यहाँ अगर मैं एक कोई और कीवर्ड सर्च करूँ, एसईओ गाइड फॉर एग्जांपल, तो ये इसने एब्रिविएशन देने के लिए, हालांकि ये इसका कोई फायदा नहीं है। खैर गूगल है, गूगल को तो जरूरत ही नहीं है रूल्स फॉलो करने की। ठीक है, अब इसने 2022 का वो वर्ड लिखने के लिए, ठीक है, ये भी हम देखेंगे कि अच्छा हाँ, एक और चीज इससे बड़ी एक मजे की चीज आ गई याद, जो यूआरएल के अंदर नहीं मैंने बताई थी आपको, अचानक मेरे ज़हन में। लेट मी एक्सप्लेन दैट। चलें मैं लिख देता हूं, डू नॉट यूज ईयर्स। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मेरा कीवर्ड है एग्जांपल कीवर्ड, क्या है, एसईओ गाइड 2022, 2022 की मैं एसईओ गाइड लिखना चाहता हूं, तो इसका यूआरएल क्या बनेगा, जल्दी से बताएं। google.com/ क्या बनाऊंगा, फॉर एग्जाम्पल ये मैं कह देता हूँ example.com/ क्या बनाऊंगा अगर ये मेरा कीवर्ड है एसईओ गाइड 2022। अच्छा जी, एक है जी एसईओ गाइड, तो भाई फिर ये 2022 का मैं कैसे टारगेट करूंगा, मेरे लिए प्रॉब्लम आ गई ना, फिर मैं 2022 को कैसे टारगेट करूं। यूजिंग ईयर इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस इन यूआरएल, तो फिर क्या करें, अगर यूआरएल अच्छी प्रैक्टिस नहीं है तो फिर क्या करना चाहिए, 2022 टाइटल में दे दें यूआरएल, बस ये एसईओ गाइड रख दें। एक और एग्जांपल आए जी, एसईओ गाइड दिस ईयर, ओके, बेस्ट एसईओ गाइड, ओके, इसके अलावा कोई और, फिर यूआरएल के अंदर क्या करें, देखें ना, मुझे ईयर तो बताना है, क्योंकि एसईओ गाइड लोग ईयर वाइज सर्च करते हैं, ये भी मैं आपको बता दूं। अब अगर इसका सर्च वॉल्यूम देखें तो ईयर वाइज ज्यादा सर्च वॉल्यूम होता है। एसईओ गाइड करंट ईयर, ओके, एसईओ गाइड इन 2022, ओके। अब कुछ लोग कह रहे हैं एसईओ गाइड दिस ईयर लिख दो, कुछ कह रहे हैं एसईओ गाइड लिख दो, कुछ कहते हैं एसईओ गाइड 2022 कर दो, कुछ कहते हैं एसईओ गाइड करंट ईयर कर दो। चलें जी, दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल जो मैंने लिख दिया है। अब अगर जहां मुझे ईयर शो करना है ना, तो मैं ईयर की बजाय क्या लिखूंगा, दिस ईयर, एसईओ गाइड दिस ईयर। और गूगल को पता है दिस ईयर का मतलब क्या, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ दिस ईयर इन गूगल, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ दिस ईयर इन गूगल। गूगल की डेफिनेशन क्या है दिस ईयर की, ठीक है, दिस ईयर क्या है गूगल में, ठीक है, या करंट ईयर क्या है गूगल में, गूगल को पता है दिस ईयर क्या है, ये क्या है। चलिए जी, एक लाइव एग्जांपल मैं हमेशा करके दिखाता होता हूँ, एसईओ गाइड 2022, मैं एसईओ गाइड सर्च कर रहा हूँ 2022 लेके, देखते हैं जी इसने क्या यूआरएल बनाया है, इसने 2022 के साथ बनाया है। ये देखें, ये दूसरे नंबर पे एक आर्टिकल रैंक हुआ है, इसने क्या बनाया हुआ है, एससीओ दिस ईयर, देखें, ये देखें, अब इसने गाइड लिखा है द डेफिनेटिव गाइड टू एसईओ इन 2022, 2022 की गाइड लिखी और उसने यूआरएल क्या बनाया, एसईओ दिस ईयर, सिंपल। तो उसने 2022 नहीं लिखा, उसने 2022 की जगह वर्ड लिख दिया दिस ईयर। दिस इज वेरी इजी टू हैंडल। अच्छा, चलें जी, एक और क्वेश्चन, मैं इसका यूआरएल बना देता हूं, यूआरएल ये इसको मैं कह देता हूं 1, इसी की एक दूसरी और एग्जांपल, example.com/SEO guide 2022। अच्छा, अब
यूआरएल 2 में क्या प्रॉब्लम है भाई? मैं एसईओ गाइड 2022 की लिख रहा हूं ना, तो मैं एसईओ गाइड 2022 लिख दूं यूआरएल में, कोई फर्क पड़ता है इससे? मैं क्यों नहीं लिख रहा हूं 2022? मैं दिस ईयर क्यों लिख रहा हूं? ऐसे दो दो वर्ड बढ़ा रहा हूं, दो वर्ड एक्स्ट्रा डाल रहा हूं ना। मैं इसकी जगह सीधा सीधा 2022 लिखूं, टेंशन खत्म हो जाए। एग्जैक्टली exactly. 2022 में तो ये चल जाएगा, बट व्हाट विल हैपन आफ्टर द एंड ऑफ द 2022? 2023 में क्या करूंगा? क्या फिर दोबारा आर्टिकल लिखूंगा 2023? फिर दोबारा उसको रैंकिंग करना शुरू कर दूंगा? भाई मैं रीडायरेक्ट से भी बचना चाहता हूं। आई डोंट वांट टू गो इन द रीडायरेक्शन। रीडायरेक्शन से क्या होगा? यूजर टाइम जो है ना, लोड टाइम, वो बढ़ जाता है, रिक्वेस्टें बढ़ जाती है ना। अगर यूआरएल चेंज कर दूंगा तो सारी एसईओ कैसी तैसे फिर जाएगी। अब अगर मैंने इसको रैंक कर लिया 2022 को, और फिर जब मैं एक और आर्टिकल लिखने जा रहा हूं .com/SEO गाइड 2023, इसका तो यूआरएल ही चेंज हो जाएगा। जब यूआरएल चेंज होगा तो सारी की सारी एसईओ चेंज हो जाएगी। अगर यूआरएल चेंज कर दिया तो इसका तो फिर मुझे दोबारा नए सिरे से एसईओ शुरू कर देनी पड़ेगी, तो ये प्रॉब्लम हो जाएगा ना मेरे लिए। तो भाई मेरे लिए एक सबसे बेस्ट सोल्यूशन है ये एसईओ गाइड दिस ईयर 2022 में। दिस ईयर की डेफिनेशन 2022 होगी, अगले साल इसकी डेफिनेशन 2023 हो जाएगी, उससे अगले साल 2024 हो जाएगी। मुझे मेरा यूआरएल चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और हमारी कोशिश होती है कि हमें यूआरएल ना चेंज करना पड़े बार बार अपनी वेबसाइट का। एक दफा ही सोच समझ के रख लें और उसी को ही लेकर चलें। क्लियर होगी ये बात? यहाँ तो कोई कंफ्यूजन, कोई इशू, कोई प्रॉब्लम? सही। चलें जी, ये एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहता था। क्लियर है यहाँ तक? यूआरएल में ये भी पता चल गया कि ऐसे कीवर्ड जो कि ईयर वाइज हो, ईयर बेसिस पे सर्चेस होते हो, तो उसका फिर यूआरएल में हम ईयर लिखने के बजाय दिस ईयर का वर्ड लिख देंगे। जैसे कि बैकलिंको की एग्जांपल आपके सामने है। बैकलिंको ने जो यूआरएल बनाया वो बनाया ये एसईओ दिस ईयर। और ये मजे की बात कि 2014-15 से तो मैं इनका ये आर्टिकल पढ़ता आ रहा हूँ। हर साल यही आर्टिकल, यहाँ सिर्फ ईयर चेंज होता है और 2 4 5 लाइनें चेंज होती हैं और ये गाइड रेडी। और वैसे बड़ी मजे की गाइड लिखी हुई है, अगर आपको मौका मिले तो जरूर पढ़िएगा। चैप्टर वाइज इसने लिखा हुआ है सारा, बड़ा मजे से लिखा हुआ है। ठीक है, ये इसको स्टडी कीजिएगा, आई एम श्योर आपको बहुत मजा आएगा पढ़ने का। और हर साल ये क्या करता है, सिर्फ टाइटल नाम शाम चेंज करता है और अल्लाह हाफ़िज़। एक दिन में ये नई गाइड बना देता है। अब हर साल ये नई गाइड तो नहीं ना लिख सकते हैं। क्लियर होगी जी ये चीज? ओके। अच्छा, हम दोबारा आ जाते हैं टाइटल के ऊपर। तो ये सिंपल ये रूल्स हैं टाइटल के। ठीक है, यहां तक अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ लें, अदरवाइज आज का लेक्चर हम यहीं पे खत्म करते हैं। बाकी हम कल इंशाल्लाह स्टडी करेंगे, फिर कल इसके एग्जांपल्स भी हम हल करेंगे। यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो आप पढ़ लें, पूछ लें, सॉरी। मैं आप लोगों को एक रीडिंग असाइनमेंट भी देने लगा हूँ, ये मुझे चाहिए कल आने से पहले पहले। बेस्ट प्रैक्टिस फॉर एसईओ फ्रेंडली यूआरएल और मेटा टाइटल, create एसईओ फ्रेंडली मेटा डिस्क्रिप्शन ओजी टाइटल टैग 20 CTR। अच्छा, ये दो आर्टिकल आपने पढ़कर आने हैं कल। ये मैं पूछूंगा आप लोगों से, रीडिंग असाइनमेंट। एक ये वाला आर्टिकल है और दूसरा ये एसईओ फ्रेंडली टाइटल टैग्स। ये दो आर्टिकल आप लोगों ने पढ़ने हैं।
एंड आई एम श्योर ये जब आप 2 आर्टिकल पढ़ लेंगे ना तो आपको बहुत सारी चीजें समझ लग जाएंगी। देखें यूआरएल के अंदर क्या चीज है, वो यही चीज है कि भाई यूआरएल क्या है, ये देखें ये एक्सप्लेन किया गया। ठीक है, फिर ये स्टैटिक एंड डायनामिक यूआरएल में क्या फर्क है, ये देखें, ये इसके एक स्टैटिक की एग्जांपल, ये डायनामिक की एग्जांपल। फिर यूआरएल स्ट्रक्चर क्यों इम्पोर्ट कैसे इंपॉर्टेंट है, ये चीजें ये बताई गई। ये गूगल का अपना स्क्रीनशॉट हमने लगाया हुआ है, कीप अ सिंपल यूआरएल स्ट्रक्चर। ठीक है, फिर यूआरएल स्ट्रक्चर कैसे इफेक्ट करता है गूगल रैंकिंग में, फिर इसके टिप्स क्या हैं, यूज योर कीवर्ड्स, अवॉइड नीडलेस वर्ड्स एंड कैरेक्टर्स, फिर easy to read, make correct use of canonical tags, use of hashes, stick with the hyphen slash dash। ठीक है, यूआरएल लेंथ, ये देखिए 512 पिक्सल जो मैंने अभी आप लोगों को बताई। बेटर टू यूज स्टैटिक यूआरएल rather than dynamic ones, use unique URLs, having a secure HTTPS version, ये मैं अभी बाद में बताऊंगा ऑन साइट में, 301 रेडाक्स भी बाद में बताऊंगा। तो यानी कि आप अगर आप ये वाला आर्टिकल पढ़ लें तो आपको बहुत सारी चीजें समझ लग जाएंगे। ठीक है, इसी तरह मेटा टाइटल का ये वाला आर्टिकल पढ़ लें, ठीक है, आपको बहुत सारी चीजें समझ लग जाएंगी। ठीक है, तो ये आपने 2 आर्टिकल लाजमी पढ़ना है। क्लियर होगी जी। अब अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें। सर उबर सजेस्ट $40 वाला प्रोसीजर बता दें। जी मैं वो भी बता देता हूँ, आ जाएंगे। हम क्या करेंगे, सबसे पहले उबर सजेस्ट पे जाएंगे जी। उबर सजेस्ट लिख के सॉरी सर्च करते हैं, ये नील पटेल की वेबसाइट आ जाएगी जी। उसके ऊपर हम जाएंगे, हम कहते हैं जी हमने इसको प्राइसिंग पे जाते हैं, हम इसे खरीदना चाहते हैं ना जी। प्राइसिंग पे जाकर सबसे पहले हम प्राइसिंग देखते हैं कि इसकी प्राइसिंग क्या है जी। प्राइसिंग पे गई, उसने हमें 2 तरह के मॉडल दिखाए, एक मंथली बेसिस पे, एक लाइफ टाइम। हम कहते हैं हम 1 टाइम पे करके टेंशन खत्म कर लें, मंथली पे करने के बजाय ना, एक ही दफा जो लमसम उसने लेना है ले ले। ओके जी, हम लाइफ टाइम करते हैं। ये हमें कह रहे हैं जी $120, 200, $400, ये लाइफ टाइम है। ओके, मैं क्या करता हूँ, इसने साथ में ये भी कह दिया कि ये आप ट्रायल के तौर पे भी ले सकते हैं। 1 टाइम फी है, 30 डेज की मनी बैक गारंटी भी है, और ट्रायल भी मैं ले सकता हूँ। ठीक है, 7 डेज फ्री ट्रायल। मैं कहता हूँ ओके जी मैं फ्री ट्रायल लूंगा जी। सी प्लान एंड प्राइसिंग, और यहाँ हम जाते हैं गेट स्टार्ट। मैं यहाँ पे अकाउंट बनाता हूँ। ठीक है, मेरा अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है, अकाउंट बनाएंगे, और आपने क्या करना है, फ्री ट्रायल ले लेना है 7 डेज का। अकाउंट बना के अगर आपने ये वाला खरीदना है, इसका ट्रायल ले लें 7 डेज का फ्री ट्रायल। जब फ्री ट्रायल लेंगे ना, वो आपसे आपकी डिटेल वगैरह मांगेगा, आप अपने डिटेल दे दें कार्ड की। मेक फ्री अकाउंट, गेट 7 डेज फ्री ट्रायल, ये फिर ट्रायल लेना है आपने। स्टेप 1, स्टेप 2, ये लेने के बाद आपने क्या करना है, अगले दिन कैंसल योर सब्सक्रिप्शन। आप जाके अपनी सब्सक्रिप्शन कैंसिल कर दें, आप कहेंगे मुझे नहीं चाहिए ट्रायल। जब आप ये काम करेंगे ना, वो आपको फौरन एक ऑप्शन देगा कि भाई क्यों कैंसिल करनी है। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चनर पूछेगा, 2-3, आप कोई भी क्वेश्चनर फिल कर दें, आप कह दें कि जी फॉर एग्जांपल प्राइस हाई है, कांट अफोर्ड। ठीक है, फौरन जब वो आप कैंसिल करेंगे ना, वो आपको एक ऑप्शन देगा, ऑटो जनरेटेड ऑप्शन आएगी कि जी ओके इफ यू वांट टू बाय दिस फॉर लाइफ यू कैन बाय इन $40 एज वेल। $40 वो कहेगा जी अच्छा आप ये नहीं कर सकते तो $40 वाला पैकेज ले लें। आप वहां से क्लिक करें बाय पे और $40 में खरीद लें। लेकिन उसमें होगा क्या, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। हम जाते हैं इसका डिटेल में कंपैरिजन। अब बेसिकली देखें, इसमें वो कहते हैं कि जी ये चीजें आप जनरेट कर सकते हैं। रिपोर्ट पर डे ये दे रहा है 100, ये दे रहा है 300 रिपोर्ट, 900 रिपोर्ट, यानी कि हर रोज मैं 100 वेबसाइटों की रिपोर्ट जनरेट कर सकता हूँ। 100 बहुत होती हैं, 24 घंटे में कभी नहीं खत्म होती।
लेकिन जो $40 वाला है वो हो सकता है यहाँ पर हो 30 या 40 रिपोर्ट्स, लेकिन मेरे लिए 30 रिपोर्ट्स भी बहुत है। इवन आप देखें, क्या आप डेली 30 वेबसाइट क्या वो करेंगे एक्सप्लोर? कभी भी नहीं एक्सप्लोर होती 30 वेबसाइट। अगर एक्सप्लोर भी करेंगे रिपोर्ट्स नहीं जनरेट करते आप। फिर ये 3 प्रोजेक्ट हैंडल कर सकते हैं एट अ टाइम, लेकिन $40 में यहाँ ऑप्शन होगी 1 प्रोजेक्ट। तो ठीक है भाई, हम ये देखें, यहाँ मैं एक भी प्रोजेक्ट नहीं हैंडल कर रहा, बगैर प्रोजेक्ट हैंडल किए सारा काम हो रहा है। एक दिन एक वेबसाइट डाली, उसको चेक कर लिया, अगले दिन उसको रिमूव करके दूसरी वेबसाइट डाल दिया आपने, डजंट मैटर। फिर ये 100 पर प्रोजेक्ट होंगी तो हो सकता है ये 50 हो पर प्रोजेक्ट, ये थोड़े से इसके स्टैट्स कम होंगे, लेकिन वो आपके लिए एज एन इंडिविजुअल पर्सन $40 वाला पैकेज मोर देन इनफ है। लाइफ टाइम लेसन सिर्फ $40 में आपको मिल जाएगा, आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी, आपकी ब्लॉगिंग के लिए मसला हल हो जाएगा। जो मैंने पैकेज लेकर आप लोगों को दिया वो ये वाला $120 वाला, जो मैंने आप लोगों को हैंड ओवर किया। मेरे भाई अभी मैंने कुछ दिन पहले ही लिया है, और मैंने कोई वीपीएन यूज नहीं किया, सिंपल पाकिस्तानी अकाउंट, पाकिस्तानी बैंक कार्ड, पाकिस्तानी एड्रेस, और मेरा ये मेथड चला, और उसने मुझे $40 में ऑफर कर दिया। ठीक है, आप ट्राई करें, ये चलेगा। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने एक लिया अकाउंट $40 का। ठीक है, तो इस तरह आप $40 में ले सकते हैं। और भाई नील पटेल को क्या फर्क पड़ता है आप यूएसए में या पाकिस्तान में, उसे तो पैसे चाहिए ना। वो कहेगा अच्छा पाकिस्तानी है तो मैं 40 में नहीं दूंगा, यूएस है तो $40 में दे दूंगा। भाई दुनिया का कोई भी बंदा कंट्रीज को नहीं देखता, वो सिर्फ अपने रेवेन्यू को देखता है। अगर उसको रेवेन्यू यूएसए से मिल रहा है या पाकिस्तान से मिल रहा है, उसके लिए एक ही चीज है। वैसे उबर सजेस्ट के जो यूजर्स हैं वो इंडिया में सबसे ज्यादा है। ठीक है, अगर ये चीज हम देखना भी चाहें तो हम इसको लाइव एग्जांपल के तौर पे चेक भी कर सकते हैं कि अमेरिका में कितने लोग यूज करते हैं, पाकिस्तान में कितने करते हैं, और इंडिया में कितने करते हैं। चलिए इसकी पहले सर्चेस देखते हैं हम कि इसकी सर्चेस किस कंट्री में ज्यादा उबर सजेस्ट की। यहाँ हम कीवर्ड में जाते हैं, कीवर्ड ओवरव्यू, यहाँ लिखते हैं उबर सजेस्ट। पाकिस्तान में 18,000 सर्चेस। क्या हो गया, इंडिया में कितनी है जी? 18,000 की बजाय 1,65,000। यूएसए में क्या है? 40,000। यूएसए में काफी है, वैसे पाकिस्तान से तो ज्यादा है, लेकिन सबसे ज्यादा इसकी इंडिया में है। ठीक है, और इसको हम कीवर्ड बाय ट्रैफिक भी देख सकते हैं, वेबसाइट हमें पता चल जाएगा नील पटेल की आ रही है, ऊपर आ रही होगी बस सजेस्ट, और फिर इसका नील पटेल आ रही होगी। इसको आप जाके, अच्छा ये वाला इसका आर्टिकल वो आ रहा है। ठीक है, तो हम ये भी देख सकते हैं कि इसकी वेबसाइट के ट्रैफिक किन किन कंट्री से आ रही है। ठीक हो गया जी, कोई और क्वेश्चन है तो पूछ लें, टाइम ऊपर हो गया आज, वरना हम लेक्चर को एंड करें। ठीक है जी, तमाम क्वेश्चंस आपके क्लियर हो गए हैं, थैंक यू सो मच। ओके जी, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच जी, अल्लाह हाफिज।